स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार के एक्शन पर रखिए नजर, क्योंकि बहुत सारा मूवमेंट आपको इस समय दिख रहा है। दोनों तरफ के मूव्स आपको फिलहाल आते हुए दिख रहे हैं, बट इसमें अच्छी बात दो तीन है। एक तो क्रेडिट स्विस का शेयर यूरोप में हम संभलते हुए दिख रहे हैं, 30-35% ऊपर ये काउंटर खुला है। यूरोप के बाजार थोड़े मजबूत हैं। जो स्विस नेशनल बैंक की तरफ से क्रेडिट स्विस को संभालने की कोशिश की गई है, उसका रिएक्शन आपको शेयर में भी आपको आते हुए दिख रहा है और साथ ही बाजार में भी आते हुए दिख रहा है। तो क्या रहेगा इसका इंपैक्ट, आने वाला 1.5 घंटा कैसा एक्शन आपको आ सकता है? हमारे बाजार भी निचले स्तरों से संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मूव्स आएंगी, आइए करते हैं इस पर ही फोकस। सबसे पहले इस समय की जो बड़ी बातें हैं वो जान लेते हैं। उठापटक बाजार में आपको दिखिए, बट फिलहाल 17,000 के करीब आने की कोशिश कर रहा है। 16,950 17,000 के बीच में निफ्टी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। निचले स्तरों से रिकवरी आती हुई दिख रही है। निफ्टी बैंक यहां पर अगर आप देखेंगे तो 39,000 के जस्ट नीचे है, एग्जैक्टली 39,000 के आसपास ही आपको ट्रेड करते हुए इस समय दिख रहा है। यहां पर भी मामूली रिकवरी निचले स्तरों पर आती हुई दिख रही है। मेटल इंडेक्स यहां पर आपको सबसे ज्यादा गिरावट दिखेगी, 2.5% टूटे हैं आज मेटल्स, और उसके बाद आईटी यहां पर भी आपको कमजोरी दिख रही है। चुनिंदा प्राइवेट बैंक्स में कमजोरी दिख रही है, साथ ही चुनिंदा मिड और स्मॉल कैप्स में भी गिरावट आती हुई दिख रही है। बट उसके सामने नजर रखिए कमोडिटी से लिंक्ड स्टॉक्स जो हैं, कमोडिटी प्लेयर्स, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, रियल एस्टेट, एनर्जी, इवन फार्मा, यहां पर भी आपको मूव दिख रही है। पीएसयू, इंफ्रा, ये भी आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा दोनों तरफ का मूवमेंट बाजार में इस समय बना हुआ है। डाउ फ्यूचर्स काफी वॉलेटाइल हुए, अभी 100 अंक ऊपर थे, गिरकर सपाट हुए, अब वापस 40-50 अंक ऊपर आपको दिख रहे हैं। तो बहुत वॉलेटिलिटी डाउ में दिख रही है। बट यूरोप के बाजार डेफिनेटली इस समय पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो क्रेडिट स्विस का शेयर संभला है आपकी स्क्रीन पर, आपको दिख भी रहा है, फिलहाल आपको 21-22% ऊपर दिखेगा। एक समय के लिए तो 40% तक ऊपर गया था। स्विट्जरलैंड के नेशनल बैंक ने क्रेडिट स्विस को करीब $54 बिलियन की असिस्टेंस दी है। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये शेयर आज तो संभला हुआ है। यूरोप के बाजार भी कल 2.5 से 3% फिसलने के बाद आज भी संभलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो इनिशियल संकेत यूरोप खुलने के बाद बाजार के अच्छे दिख रहे हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी है। बट सवाल यही है कि खुले अच्छे हैं, क्या ये लेवल सस्टेन कर पाएंगे? क्या क्रेडिट स्विस में बाजार को कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये बैंक कोलैप्स की तरफ नहीं जा रहा है? क्या उनके खुद के कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस रहेगा? ये देखना जरूरी रहेगा। हमारे बाजार भी थोड़ा ग्लोबल डिपेंडेंट है, इस समय थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। पॉजिटिव टेरिटरी में अभी अभी आपको निफ्टी आते हुए दिख रहा है। अब देखते हैं हम भी यहाँ पर सस्टेन करेंगे ही नहीं। दोनों तरफ के मूवमेंट आज हो रहे हैं बाजार में। तो एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट एक तरफा आपको मूव या गिरावट नहीं आती दिख रही है। दोनों तरफ के मौके बाजार में प्ले आउट हो रहे हैं। ट्रिगर्स और साथ ही आज की कुछ खबरें जो बाजार खुलने के बाद आई हैं। कुशल और अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में आज 3 कंपनियों की डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक हो रही है, जिसमें सेल, एबी, सन लाइफ एएमसी और साथ ही ग्लेनमार्क लाइफ साइंस शामिल हैं। जागरण प्रकाशन इसका बायबैक बंद होता हुआ दिखेगा। साथ ही ग्लोबल डेटा के लिहाज से फरवरी महीने का हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा यूएस का आएगा और ईसीबी पॉलिसी पर तो हमारी नजर है ही। साथ ही कल के दिन में जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा कंपनी की बोर्ड बैठक है फंड जुटाने को लेकर। साथ ही बीएल दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का राइट्स इशू बंद होगा। साथ ही फुत्सी सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू ये भी एप्लीकेबल हो जाएगा कल की क्लोजिंग के बाद। साथ साथ ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूरोप का फरवरी महीने का सीपीआई आंकड़ा आपके सामने आएगा और यूएस के हिसाब से फरवरी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मार्च का कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन डेटा भी आपके सामने रखा जाएगा। 18 मार्च गोदावरी पावर एंड इस्पात, इसके बारे में आज सुबह ही हमने चर्चा की। बोर्ड बैठक है कंपनी की शेयर बायबैक को लेकर। साथ ही 20 मार्च सोमवार को द्वारिकेश शुगर पर नजर रखिए, कंपनी की अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है। साथ ही बीएससी इंडाइसेस, कुछ बीएससी इंडाइसेस में बदलाव भी होने वाले हैं ओपनिंग से, जिसमें मिड कैप में एनएमडीसी, आरती इंडस्ट्रीज और पिरामल एंटरप्राइजेस जुड़ेंगे बीएससी मिड कैप में। बीएससी स्मॉल कैप में तो 29 स्टॉक्स के एडिशंस हैं और 2 स्टॉक्स यहाँ पर ड्रॉप होते हुए दिखेंगे। ये मिड कैप से कोई लार्ज कैप में भी जा रहा है कि सब नीचे की तरफ ही ले जा रहे हो आप? लार्ज कैप का तो लार्ज कैप मिड कैप हो गए। हाँ, आपके हिसाब से तो यही रहे। सारे मतलब वो ये जो 3 नाम बताए आपने, एक तो पिरामल, हाँ, और एनएमडीसी और आरती इंडस्ट्रीज। पिरामल ये सब वंस अपॉन अ टाइम लार्ज कैप भी थे, मतलब ठीक ठाक से हुआ करते थे। हाँ, वो नीचे गए। नीचे पिरामल तो क्या गजब टूटा है, 1000 रुपए वाला 700 के भी नीचे आ गया पिरामल। 700 के नीचे, कल तो 700 के नीचे ही था, 698 के। हाँ। ओके, तो सबके नीचे की तरफ के लेवल ले जा रहे हैं और मिड कैप वाले स्मॉल कैप में आ गए। हाँ, 29 एडिशंस है तो स्मॉल कैप में ही सारे 29 एडिशन स्मॉल कैप में। हाँ, ओह, मतलब मिड कैप वाले स्मॉल कैप की कैटेगरी में जा रहे हैं मार्केट के प्लेयर से। ओके, बताइए। और बिल्कुल, इसके साथ साथ आपको 90 दिन का आईपीओ लॉक इन भी खत्म होगा 3 कंपनियों का, सुला वाइनयार्ड्स, अबांस होल्डिंग और साथ ही लैंडमार्क कार्स।
आईपीओ के लिहाज से उदय शिव कुमार इंफ्रा, ये आईपीओ खुलेगा 20 तारीख को सोमवार को और 23 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा। इशू साइज छोटा है, 266 करोड़ का यहाँ पर ये आईपीओ है। ग्लोबल सर्विसेज आईपीओ अलॉटमेंट होते हुए दिखेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर नजर रखिए, अंतरिम डिविडेंड जो दिया था उसकी एक्स डेट है। तो ये सारे इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। इंडेक्स रिकॉन्स्टिट्यूशन भी हो रहा है जो स्मॉलर इंडेक्सेस का, वहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र। आइए अरमान से जानते हैं आज की खबरें। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। जी, खबरों में सबसे पहले अगर आप बात करें तो आज ब्लॉक डील जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हुई दिखी थी, जिसमें संवर्धन मदरसन है, जिसमें 3.4% इक्विटी के सौदे हुए हैं, लगभग 23 करोड़ शेयर के जो सौदे हुए हैं, जिसमें सुमितोमो वायरिंग सिस्टम ने 3.4% जो हिस्सेदारी है वो बेची है। ओएनजीसी में 30 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं और गेल की अगर आप बात करें वहाँ पर 10 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे हैं। खबरों में जी एंटरटेनमेंट और इंडसइंड बैंक पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंडसइंड बैंक के जो बकाया लगभग $1 करोड़ का जो भुगतान है वो जी एंटरटेनमेंट पूरा करेगी। एसबीआई कार्ड, यहाँ पर 21 मार्च को इंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है। आईसीसीआई प्रू, यहाँ पर अनूप बागची साहब 5 साल के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं और वो जो अपना पदभार है वो 19 जून से संभालेंगे। पटेल इंजीनियरिंग, यहाँ पे इनकी जो जेवी है उनको लगभग 1265 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए सबसे उन्होंने कम बोली लगाई है और ये 2 माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए उन्होंने सबसे कम बोली लगाई है। मान इंडस्ट्रीज, यहाँ पर 1300 करोड़ का इनको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो मिलता हुआ दिखा है और इसके अगर आप बात करें तो 6 से 8 महीने में इसको पूरा करना है। और अंत में एचजी इंफ्रा, जहाँ पे 1000 करोड़ प्रोजेक्ट के लिए ये जो है L1 बीडर घोषित हुए हैं। ये एनएचआई भारतमाला परियोजना के तहत L1 बीडर जो है घोषित होते हैं। तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी खबरें आती हुई दिख रही हैं, बट बड़ी खबर यही है, क्रेडिट स्विस का शेयर देखिए संभलते हुए दिख रहा है। स्विस नेशनल बैंक के एक्शन के बाद करीब 24% ऊपर इस समय है, तो फर्स्ट साइन ऑफ स्टेबिलिटी वहां पर दिख रही है। अनिल जी, कल तो ऑफकोर्स रिकॉर्ड लो पर फिसला था, आज 24% होल्ड कर रहा है ऊपर। ऐसे तो रिकॉर्ड लो से ही संभला है, कुछ ऐसा नहीं है। हाईएस्ट लेवल सिंस येस्टरडे क्रेडिट स्विस में आपको दिख रहा है सर। बिल्कुल, तो थोड़ा कम से कम रिलीफ के संकेत आ रहे हैं। रिलीफ के संकेत थोड़े मुझे लगता है यूरोप से भी आ रहे हैं। यूरोप की शुरुआत थोड़े हरे निशान में होती हुई है। एक बार जल्दी से यूरोप के बाजार आपके सामने ले आए कि किस तरह का मूड माहौल वहाँ पर है। जी हाँ, 1% से लेकर 1.5% तक की तेजी आपको इंग्लैंड से लेकर जर्मनी और फ्रांस के बाजार में आपको देखने को मिलेगी। ये 1 से 1.5% मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन यूरोपीय बाजारों का भी बढ़िया होते हुए दिख रहा है। रहा सवाल हमारे बाजारों का। जी, अब वही पूछना था सर आपसे कि यूरोप भी अब संभल गया, डाउ फ्यूचर्स ठीक है, हमें भी थोड़ा संभालिए। कितना संभलना चाहते हैं? कितना संभलना चाहते हैं? ऐसा लग रहा है आज का हाई एक बार फिर टेस्ट करेगा। आज का हाई टेस्ट करेगा मार्केट, टेस्ट करेगा, तो एक बार पार करेगा। अब वो लक्षण एक पार करेगा। बचे हुए 1.5 घंटे के लिए बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहना चाहिए अब से। 16,850 आपने जो लो बनाया दिन के लिए निफ्टी कर, वो नहीं टूटेगा अब आज। और 17,050 हम कह रहे थे कि उसके ऊपर ही बड़ी तेजी बनेगी, राइट। सुबह से अपने 3 बार बात की इसकी। आज का ही 17,046 है, तो 17,050 पार करके निफ्टी टिकता है तो फ्रेश मजबूती बनेगी, जो 17,100 और 17,150 तक आज ही निफ्टी को ले जाने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 17,150 के ऊपर टिकने पर 17,100 17,150 आज ही ले जाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन होगा क्या इस ले जाने की प्रोसेस में? दीप शार्प 50-75 पॉइंट के मूव निफ्टी में धड़ धड़ आएंगे, क्योंकि जितना लेने वालों का मन हो रहा है स्क्रीन देखकर और भाव देखकर, उतना ही बेचने वाले अभी भी एग्रेसिव है। ऐसा नहीं कि बेचने वालों ने बेचना छोड़ा है। हर लेवल पर बिकवाली भी आ रही है, वापस खरीदारी भी आ रही है। आज बार बार आप जो उतार चढ़ाव देख रहे हैं इसी वजह से। सो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि नीचे की तरफ जब 16,950 16,950 के आसपास मिले वहाँ एंट्री कीजिए, या फिर 17,050 को पार करके टिकने दीजिए, तब फ्रेश एंट्री कीजिए। सुबह भी अपनी यही स्ट्रेटेजी थी, आज भी अभी भी यही स्ट्रेटेजी है। 16,925 17,050, 16,925 के आसपास आने पर लीजिए, 17,050 को पार करने पर लीजिए। दो में से एक चीज़ कर लीजिए। एक बार उसको पार किया तेजी। अब आइए बैंक निफ्टी 38,613 जो सुबह का लेवल बना, जो हमारी स्ट्रॉन्ग बाय जोन 38,450 38,625 की, वहाँ जाके आ गया। अब जल्दी से वहाँ जाते हुए दिख नहीं रहा है। तो मेरा ये समझना है दीप कि ऊपर में वापस से 39,150 को पार करके टिकता है तो फिर से बढ़िया तेजी बनेगी, जो 39,250 और 39,500 तक ले जाने की, 39,400 तक ले जाने की कोशिश बैंक निफ्टी को कर सकती है आज ही के सेशन में। तो इन लेवल्स पे आपको रखनी है नज़र। नीचे में थोड़ा सा आपको मौका मिले 38,850 के आसपास,
वो एंट्री पॉइंट है, थोड़ा दूर है लेकिन वही एंट्री पॉइंट, उससे पहले ढंग से नहीं बन रहा, या 39,150 के ऊपर टिकने पर तो थोड़े दूर दूर के लेवल आ रहे हैं। लेकिन आज लेवल दे भी रहा है मार्केट, दे रहा है, सारे लेवल दे रहा है, ऐसा नहीं कि वो लेवल नहीं दे रहा हो। तो आपको लेवल मिल भी रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करें। लेकिन निफ्टी के, बैंक निफ्टी के मुकाबले में मुझे निफ्टी बेहतर दिख रहा है तेजी करने के लिहाज से। निफ्टी में थोड़ी सी ताकत बेहतर है और उसमें बढ़ने की गुंजाइश थोड़ी सी बेहतर दिख रही थी। गॉट इट। तो निफ्टी थोड़ा बेहतर दिख रहा है इस समय और मूवमेंट भी बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक आ रहा है। आइए फिर हमारे सभी मेहमानों के साथ भी जुड़ते हैं। बंसल जी, कुणाल जी, सुमित जी, हिमांशु गुप्ता साहब, संदीप वागले साहब और संदीप जैन साहब भी हमारे साथ है तैयार शो में जुड़ने के लिए। एक्शन रिकवरी वाला हो रहा है और स्टॉक्स में ही मूव आ रही है। टाटा मोटर्स देखिए रिकवर होकर 1.5% ऊपर का स्पाइक दिखा रहा है, तो टाटा मोटर्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है। ग्लेनमार्क में अच्छी खरीदारी इस समय आपको आती हुई दिख रही है, ये काउंटर भी स्पाइक कर रहा है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। जुबिलेंट फूड रिकवर हुआ है, बजाज फिनसर्व रिकवर हुआ है। एसबीआई में बढ़िया एक्शन है, 2% ऊपर एसबीआई इस समय ट्रेड कर रहा है। एसबीआई से ही करते हैं शुरुआत, क्योंकि फाइनली बैंक्स में थोड़ी रिकवरी की मूव आती हुई दिख रही है। डेज हाई पर है एसबीआई। हिमांशु जी, गुड आफ्टरनून सर। जरा एसबीआई देखें, 525 का लेवल। दीप, कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था और इनफैक्ट आज का जो लो है वो लगभग वही है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं, 514 515 रुपए की। मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि लोअर एंड पर बिल्कुल बाजार थोड़ा सा थमता समझ आया, तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स के आसपास यहाँ पर भी एक तरह से बाइंग देखने को मिल रही है, कुछ शॉर्ट कवरिंग भी रेंज के लोअर एंड पर देखने को मिल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि एसबीआई में एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है अगर ब्रॉडर बाजार का मूड माहौल बहुत ज्यादा खराब नहीं होता, और ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 538 और 550 रुपए की तरफ एक रिकवरी अटेम्प्ट करे। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव है। एक कैलकुलेटेड रिस्क है 517 रुपए का स्पॉट में, जिसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए तेजी की पोजीशन के लिए। अगर स्टॉक 517 रुपए के लेवल्स को तोड़ता है तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, नहीं तो मुझे लगता है यहाँ से कच्ची रिकवरी एसबीआई में देखने को मिल सकती है। तो ये है आपके लिए एसबीआई, बढ़िया रिकवरी के मूड में ये काउंटर दिख रहा है। एक्सिस बैंक में भी अच्छी रिकवरी आ रही है, 1.5% ऊपर एक्सिस बैंक भी इस समय आपको दिखेगा। तो रिकवरी लीड जो हुई है बैंक निफ्टी की, वो इस समय लीड आपको एक्सिस और एसबीआई कर रहे हैं। वागले साहब, गुड आफ्टरनून सर। जरा एक्सिस बैंक का चार्ट देखें, 833 का लेवल। दीपांशु, रिकवरी कहना पड़ेगा, मुझे लगता है जा सकता है 850 तक, लेकिन 850 क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है। पूरा मार्केट का व्यू चेंज हो गया तो होगा, अदरवाइज मुझे 850 आज के दिन में तो क्रॉस होते हुए नहीं दिखता है, अवॉइड करूंगा मैं। ओके, आज के दिन में तो नहीं दिख रहा है, बट डेफिनेटली इस पर रखनी है आपको नजर। तो चुनिंदा बैंक स्टॉक्स मूवमेंट दिखा रहे हैं। आइए इस बीच 39,150 के पार निकलता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी, और 17,050 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ आपको निफ्टी नजर आएगा। तो जो मैं कह रहा दीप की व्यू थोड़ा सा आखिरी 1.5 घंटे के लिए पॉजिटिव साइड पर रखना ठीक है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखना ठीक है, ये आपके लिए ठीक रहेगा। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है एक बिगुल का, कुणाल जी राकेश जी के लिए। चार्ट कॉर्नर का बिगुल आज बड़ा फॉर्म में है, सुबह हड़बड़ी जल्दबाजी में नजर आए, हमसे पहले कोई निकल ना पाए, और हिमांशु जी थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से आगे निकल गए। तो इस बार क्लोजिंग शो में वागले साहब के होने के बावजूद कुणाल जी और राकेश जी कामयाब रहे अपना बिगुल सबसे पहले बजवाने के लिए। और ऐसे बंसल जी की शक्ल देखो आप, चेहरे पे स्माइल ऐसे जैसे क्लास में फर्स्ट आए हो, नहीं लग रहा? जी बंसल जी, आप 5 जनों की क्लास में 6 जनों की क्लास में आप फर्स्ट आए बिगुल। फरमाए सर। अनिल जी, फरमाने की बात करिए तो मेरी स्माइल का रीजन, अनिल जी फर्स्ट आना नहीं है अनिल जी, मेरी स्माइल का रीजन है जी बिजनेस। सुबह बग्गा जी अनिल जी वो चौक वाली थ्योरी जो थी, मतलब कि बच्चे जो करते थे वो याद करा रहे थे। अभी दीप ने जिस तरीके से आपने बोला कि संभाल लो, तो अनिल जी याद आया अनिल जी कॉलेज के वो दिन दोस्त संभाला करते थे, तो आज दोस्तों के साथ ही जा रहा हूँ। तो अनिल जी स्माइल का रीजन है जी बिजनेस। पहले पुरानी यादें बग्गा जी याद करा गए, अब दीप याद करा रहे हैं। तो अनिल जी, और जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक बताओ अनिल जी, उससे पहले बता दूं, अभी दीप ने ग्लेनमार्क का नाम लिया, तो डे बिफोर यस्टरडे अनिल जी ग्लेनमार्क मेरा पिक ऑफ द डे था। स्टॉप लॉस अनिल जी ट्रिगर नहीं हुआ है, पैटर्न इंटैक्ट है, और जिन्होंने ले रखा है बने रहे। और एज ऑफ नाउ जो हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी को मैं और कुणाल जी रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहे हैं। 2 दिन हल्का सा साइडवेज हुआ है, और इस साइडवेज के अंदर अगर आप देखें तो कोई नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं हुआ। पिछले 1-2 दिन के लोस क्रैक हुए, बट उनके नीचे सस्टेन नहीं हुआ, और आज स्टॉक दोबारा से भागने के लिए तैयार हो रहा है। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है एनटीपीसी और एक पैटर्न बना है जिसको 3 राइजिंग मेथड पैटर्न कहते हैं और उसका ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है, तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। 178 पर 2 रुपया नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख लें तो 178 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 183 रुपए का, 183 का, इवेंचुअल टारगेट 185 रुपए का, 185 का, तो 183 185 के टारगेट के लिए एनटीपीसी में हमारी खरीदारी की राय है। एनटीपीसी में आ रही है खरीदारी की राय, स्टॉक में भी आ रही है। आपने एक चीज नोटिस की, छोटे छोटे टारगेट आने लगे हैं, है ना? कोई खास वजह छोटे छोटे टारगेट की? कुणाल जी, राकेश जी, 3 रुपए 5 रुपए ऐसे तो आप न थे पहले। अनिल अनिल जी जी वो स्टैंप लगवाने का अनिल जी मौका मिल जाता है। देखिए ऐसा, हाँ अच्छा, बंसल जी तो स्टैंप लगाने का बोला। कुणाल जी आप? और उसकी दूसरी वजह अनिल जी देखिए, उसकी मूल वजह है कि एनटीपीसी थोड़ा धीमी गति से चलने वाला शेयर है। तो अनिल जी, जिस तरह अलग अलग तरह की रेलगाड़ियां होती हैं, कोई शताब्दी होती है, वंदे भारत होती है और कुछ मालगाड़ियां भी होती हैं जो धीमी गति से चलती है, तो ये थोड़ी धीमी गति से चलने वाली श्रेणी में है अनिल जी। ये तो बात बराबर नहीं है। पहले भी एनटीपीसी बहुत लंबे लंबे टारगेट ले, जो बंसल जी की सच्चाई ठीक है। हाँ तो क्या है, कुणाल जी तो जैसे आशु जी कल बोल के गए, पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं हर वक्त। बंसल जी दिल से बोलते हैं। बंसल जी आपने जो कहा वो सही है, स्टैम्प जल्दी से लग जाता है। तो उम्मीद करें आपके दोनों स्टैम्प जल्दी से लग जाए। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है जी। ओके तो ये है आपके लिए एनटीपीसी, जहां पर आपको मूव दिख रही है, जबरदस्त एक्शन वहां पर आ रहा है। फार्मा शेयर्स में भी अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, वो भी मूव कर रहे हैं। तो पावर और फार्मा यहाँ पर आपको मोमेंटम अच्छा दिखेगा। बट एक और जगह जहां पर मोमेंटम दिख रहा है और वो है आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर में, स्पेशली जो आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, OMCs, बेसिकली IOC, BPCL और HPCL। एक रिपोर्ट भी आई है, तो किसकी है रिपोर्ट, क्यों है ये खास और क्या बता रही है स्टॉक्स के बारे में, सारे के सारे डेज हाइपर ट्रेड कर रहे हैं। आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए क्यों OMCs पर है फोकस? देखिए, कच्चे तेल में गिरावट आई है, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है जिसकी वजह से यहाँ पे तेज़ी देखने मिली। और इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है एवेंडस कैपिटल की, और इन्होंने सबके सब OMCs जो है उन पे अब ऐड से अपनी रेटिंग जो है बाई की कर दी है। और जिस सीक्वेंस में ये प्रेफर कर रहे हैं स्टॉक्स को, सबसे पहले BPCL, फिर IOC, फिर HPCL। आप देखिए टारगेट BPCL का 440, IOC 105 और HPCL 270 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। अभी क्यों दे रहे हैं ये समझना होगा। दरअसल इनका कहना है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट आ रही है, उसका बड़ा फायदा जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलेगा। वैसे भी ग्लोबली अगर ऑयल के देखेंगे तो 3 में से 2 एजेंसीज ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे चल के भी तेल की डिमांड जो है वो रहने वाली है। चाइना रीओपन हो रहा है, ATF की जो ओवरऑल डिमांड है वो काफ़ी हद तक रहने वाली है। लेकिन कच्चा तेल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मिले जुले काफ़ी हद तक संकेत है। दुनिया भर में कच्चे तेल की इन्वेंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मंदी का कुछ हद तक डर है, रूस की दिक्कतें चल ही रही है, OPEC, ये सब जो है कच्चे तेल की ओवरऑल कीमतें जो है उसको नीचे रख सकती है, ये संकेत साफ आ रहे हैं। इनकी रेंज जो है कच्चे तेल की वो 75 से $85 के बीच में है। और अगर इन्हीं लेवल्स पे रहता है कच्चा तेल तो इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को काफ़ी फायदा होता है। इनफैक्ट इनका कहना है कि अगर कच्चा तेल गिरता है या स्थिर भी रहता है तो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने पहले देखा था कि जब कच्चे तेल में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी तो इन कंपनियों को काफ़ी नुकसान हुआ था, खासकर मार्केटिंग मार्जिन जो है उसमें कंपनीज को हिट देखने मिला था। लेकिन अगर इन लेवल्स पे कच्चा तेल रहता है तो इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो मार्केटिंग मार्जिन है उसमें काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। वर्किंग कैपिटल जो है वो सुधर सकता है, GRMs में सुधार होगा, और लंबे समय तक अगर इन्हीं लेवल्स पे कच्चे तेल के दाम रहते हैं तो इन्वेंट्री लॉस जो इन कंपनियों को होता था वो भी नहीं होगा। तो काफ़ी सारे फायदे इन्होंने गिनाए हैं। अगर कच्चा तेल इन्हीं लेवल पे रहता है, जो कि इनकी रेंज है भी 75 से $85 की, और लगातार जो गिरते जा रहा है, तो उसका फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हो रहा है। और इसके लिए इन्होंने ऐड से अब यहाँ पे बाई की रेटिंग दी। और वैसे भी दीप, एक बात समझने की रहती है कि ये इलेक्शन ईयर है, और उसके पहले हमने वैसे भी देखा है कि पेट्रोल डीजल के दाम चेंज हुए नहीं। और अक्सर हमने पिछले पास्ट इतने सारे इलेक्शन में देखा कि पेट्रोल डीजल के दाम चेंज होते नहीं है इलेक्शंस के पहले, और उसके पहले अगर कच्चा तेल गिर जाए तो इनके लिए सबसे अच्छा तो यही होता है। आज सुबह अंजलि से यही बात हो रही थी कि अगर सरकार थोड़ी ड्यूटीज़ में रिलीफ दे दे तो देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर आ सकता है। बट नॉनदलेस कच्चा तेल पिछले 3-4 दिनों में बहुत तेजी से फिसला है। आइए जैन साहब भी हमारे साथ, जैन साहब से भी राय ली जाए। जैन साहब, सेठी साहब से भी सुबह बात हो रही थी, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फाइनली थोड़े अच्छे दिन आ रहे हैं इनके लिए। पिछले 8-10 दिनों से मैं OMCs पे काफी बुलिश हूँ, और इसी शो में मैंने लास्ट वीक भी BPCL, HPCL की बात की। और मुझे लगता है कि देखिए जिस तरीके से
क्रूड ऑयल अब कंट्रोल में आ रहा है और जब माहौल खराब होता है चारों तरफ और क्रूड ऑयल जब नीचे आ रहा है तो सर्टेनली, और ये काफी ब्लीड किए हैं पास्ट में, और अब अच्छा इनका समय आया है, और प्लस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया था, डाउनसाइड बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा था और यहाँ से अपसाइड ही दिख रहा था। और बीपीसीएल चूंकि एक देखिए स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का एक कैंडिडेट था और उसके बाद जब से कैंसिल हुआ तब से बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा था और अब वापस से डाउनसाइड रिस्क कम है, बट यहाँ से अब ऐसा भी नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा अपसाइड की एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सो मिला इन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, फ्रेश एंट्री के लिए हो सकता है कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी इतनी है और कहीं भी कोई गिरावट आए तब अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करें, बट यस इट्स अ गुड होल्ड। ओके, गुड होल्ड। तो आप क्या कह रहे हैं जिन पिछले 5-7 दिनों से आप इन पे बुलिश है? यस सर, 5-7 दिनों नहीं सर, 2 हफ्तों से। 2 हफ्तों से आप बुलिश है? आपको देख के लगा बुलिश है पिछले 5 एचपीसीएल बीपीसीएल सर, मुझे खाली अगर आउटस्टैंडिंग कोई दिख रहा था स्टॉक, अच्छा, तो पावर स्टॉक्स और एनर्जी स्टॉक्स दिख रहे थे, क्योंकि मतलब हजारों स्टॉक में से 2-3 पे आप बुलिश हैं पिछले 5-7 दिनों से। और चूंकि मैं देखिए दे नहीं सकता जैन साहब के जेम्स के एचपीटी एफएनओ का स्टॉक है, ऑयल इंडिया नहीं दे सकता था, मार्केट कैप बड़ा है, नहीं तो मैं इन स्टॉक्स को कवर करने की बहुत इच्छा थी। चेन्नई पेट्रो थोड़ा सा कोई कारण से नहीं आया, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक सब ठीक कर रहे हैं और एक अच्छे कॉन्ट्रारियन बेट्स हैं। चलो बढ़िया है। जैन साहब बड़े बुलिश हैं तेल कंपनियों पर, और आज तेल कंपनियां सुबह सुबह दमदार तरीके से रिकमेंड हुई है। एचपीसीएल और बीपीसीएल दोनों सेठी साहब ने रिकमेंड किया ही था आज सुबह के सत्र में। एशियन पेंट्स भी, जिसे कच्चे तेल से फायदा होता है, गैप से भी खुले और उसके बाद भी अभी भी मजबूत बने हुए, और जय ने भी बीपीसीएल का और पेट्रोनेट एलएनजी दोनों का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय आप दी है। एब्सोल्युटली। तो ये है आपके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जहां पर पॉजिटिव व्यू है। जैन साहब का भी पॉजिटिव रुझान है। इस बीच नजर से हटाइएगा नहीं, क्योंकि 250 पॉइंट ऊपर 150 के ऊपर देखो क्या तेज दौड़ लगी, जबरदस्त मूव आई, भाग रहा है जबरदस्त। सारे बैंक्स में खरीदारी हो रही है। एसबीआई तो और भी बढ़िया दिख रहा है जी, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है 2% में। तो बैंक्स में बढ़िया रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है। एचडीएफसी बैंक में भी हो रही है रिकवरी। दीपांशु, लोअर लेवल से रिबाउंड जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक कोई कन्विंसिंग संकेत नहीं मिल रहे हैं। पुल बैक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है 1560 रुपए तक, और उसके बाद सस्टेन करा तो ही बड़ी तेजी के संकेत मिलेंगे, नहीं तो पुल बैक और बाउंस बैक है। नीचे में 1530 का लेवल टूटा तो फिर 1500 तक के लेवल आने वाले बैंक में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल पुल बैक बाउंस बैक के संकेत लार्ज कैप्स पार्टिसिपेट, बढ़िया बात है अनिल जी। अब ये जो रिकवरी 39,250 भी बैंक निफ्टी ने रिक्लेम कर लिया है। अब अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं? दीप, छोटी सी रुकावट यहीं पे है 39,250 39,300 के आसपास, हल्की सी है, मतलब ज़्यादा वाली नहीं है, हल्की सी है। और वो हल्की सी रिकावट भी वजह से 50 वाली जो 17,052 का हाई बना, निफ्टी भी लगभग उन्हीं लेवल के आसपास, यहाँ से पार निकल अगला 39,400-450 पहला टारगेट होगा, और उसके बाद 39,550-575। सो बेसिकली ब्रॉडली मैं आपको बताऊं तो 39,400 से 39,550 की रेंज जाएगा। ये आज के लिए ऊपर का टारगेट बनता है बैंक निफ्टी का, यानी कि यहाँ से भी अभी जगह है 100 से 250 पॉइंट तक की जगह अभी भी बैंक निफ्टी में है। 39,400 से 39,550-575 तक की जगह खुल रही बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी अगर 17,050 के ऊपर टिक जाता है, थोड़ी देर में 2:30 बजने वाली भी है, डेटा भी तैयार हो रहे हैं, तो निफ्टी आपको 17,100 17,150 तक की यात्रा करवा सकता है। वहाँ तक की जगह बन रही है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। ये आपके लिए डेटा है। तो 50 से 100 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी दिख सकता है। 50 से 100 पॉइंट निफ्टी हो सकता है, और बैंक निफ्टी 100 से 250 पौने 300 पॉइंट तक की जगह और दिखा सकता है। ऊपर के लिए उतना रास्ता खुल रहा है। मतलब दिक्कत एक ही है जो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन नहीं बताऊँ, मैं नहीं बताऊँगा तो ऐसा थोड़ी किसी को पता नहीं चलेगा रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट हो गए हैं, मुश्किल से 6 पॉइंट ऊपर है, इसलिए आपकी जो रिकवरी है थोड़ी सी रुकती हुई दिखे। तो आपको डाउ जरूर ये ठीक। आज हमारी वीकली एक्सपायरी है, थोड़े शॉर्ट्स हैं, कवर हो रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग और एक खरीदारी के दम पर टिकना अलग बात होती है। टिकने के लिए आपको डाउ फ्यूचर्स की जरूरत पड़ेगी। आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो शॉर्ट कवरिंग के झटके तो बीच बीच में लगेंगे। चलिए ठीक है, तो हो भी रहे हैं। देखिए 330 बैंक निफ्टी, 17,050। तो 2 बजे आपने सही वक्त पे मुझे बुलाया आज। ओके, मैं थोड़ी देर में आपकी स्ट्रैटेजी भी लेनी है सर, ये डेटा भी समझना है। इंडिया मार्ट, आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, 2.5% ऊपर इंडिया मार्ट है। जरा इसका करिए, इंडिया मार्ट इंटरनेशनल की तेजी इस पर दिख रही है।
एक बढ़िया मूव आपको आते हुए दिखा है। सुबह मैनेजमेंट से हमने बात भी करी है और अब स्पाइक करके डी पर आपको ट्रेड करा है। कुणाल जी, इंडिया मार्ट जरा देखें सर, 2.5% ऊपर से अंडर परफॉर्म करने के बाद दीपांशु आज हम इसमें एक मोमेंटम देख रहे हैं और ये स्टॉक बहुत समय से एक रेंज में है। इसकी जो असली परख है वो 5000 के स्तरों पर होगी। अभी इसका भाव कोई 5000 से 150 रुपया नीचे है, तो एक बार 5000 के लेवल स्टॉक में आते हैं तो वहां पता लगेगा कि इसमें कितना दम है। 5000 का लेवल अगर पार होता है तो स्टॉक में एक बड़ा पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है और फिर आपको 5600-5800 के पास आते हुए दिखेंगे। तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करें, 5000 के ऊपर नई खरीदारी भी कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए इंडिया मार्ट। और आज सुबह सुबह हमने मैनेजमेंट से बात भी की अग्रवाल साहब से और उन्होंने बताया कि ऑल इज वेल, बिजनेस बढ़िया चल रहा है और उसके बाद देखिए स्टॉक भी अच्छा चल रहा है। तो ये आपके लिए साफ साफ है। आइए, इस बीच आपकी छोटा छोटा खर्चा आपके लिए छोटा हो सकता है लेकिन किसी के लिए बड़ा हो सकता है कमाई करने के लिहाज से, और आपको पता भी नहीं चले कि आपकी जेब में से लीकेज हो रहा है और किसी की जेब भर रहा है। ऐसी एक बढ़िया इंटरेस्टिंग रिसर्च आई है और वो रिसर्च आपकी सबकी आंखें खोलेगी, स्पेशली जितने भी हमारे एक्सपर्ट चैनल पे है, हमारे सुन रहे हैं जो ट्रेड से सुन, ऑन द अदर हैंड भी है। जैसे ब्रोकिंग में कौन कौन है, जैन साहब हैं, सुमित जी हैं, हिमांशु जी हैं, तो बड़ी आप अपने स्टॉक ब्रोकर्स को फीस पैसा थोड़ा सा ऐसे ऐसे निकाल, ब्रोकर्स करोड़ों रुपए बनाते हैं। जिन साहब सोचेंगे है आइडिया पहले क्यों नहीं आया। तो जिनको आइडिया पहले से है उनके लिए भी उनको पता होना चाहिए, हमें पता है, और जिनको आइडिया पहले से नहीं है आइडिया मिल रहा है ना समझना चाहते हैं तो जरा वरुण डिटेल्स लेकर आए। वरुण बताइए किस तरह से छोटी छोटी करके ब्रोकर्स करोड़ रुपए बना रहे हैं। तो अनिल जी, ये छोटी कमाई का जरिया पहले आपको बता देता हूँ, वो है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, करेक्ट, EC। इसके जरिए ब्रोकर्स जो है कर रहे हैं। हालांकि आपके पैसे से ही जा रहा है, आपकी जेब से जा रहा है जो भी पैसा है, लेकिन कमाई हो रही है वो तो है। और बेसिकली ये NSE पे हो रही है, BSE पे नहीं हो रही, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि NSE जो है वो जो ट्रांजैक्शन जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, अगर आप देख तो जो सबसे ऊपर की स्लैब है वो करीब 0.00345 में 0.002% है और ऑप्शंस की प्रीमियम पे जो है 0.053% के आसपास एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज जो है आप देते हैं। ये आप याद रखिए, मैं कह रहा हूँ कि आप देते हैं। एक्सचेंज कितना मांगता है? एक्सचेंज एग्जैक्टली ये चार्ज नहीं मांगता है, BSE है। लेकिन आप देखेंगे तो ये जो चार्जेस होते हैं वो टर्नओवर के बेसिस पे होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर 1250 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है तो उस पे ऊपर सब 0.00345% लगता है। लेकिन अगर 15,000 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है तो 3.20 के आसपास का जो है लगता है। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो करीब करीब 0.00025% के आसपास का डिफरेंस जो है वो निकल के आता है। ब्रोकर्स करते क्या है, आप जब ट्रांजैक्शन है तो ये चार्ज आपको ले लेते हैं, लेकिन जब एक्सचेंजेस को देना होता है तो हिसाब से देते हैं। तो जाहिर सी बात है, ज्यादा टर्नओवर होता है तो उस पर जो चार्ज है वो कम लिया। तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो ये ब्रोकर्स अपने पास ना ये NSE को देते हैं, आपको रिटर्न ये सीधे जाता है इनके खाते में। अब लीजिए 15 किसी का टर्न 0.0025% के आसपास का ट्रांजैक्शन चार्ज जो है ब्रोकर के पास रह जाता है, यानी कि करीब पौने के आसपास का जो है इन ब्रोकर्स को होता है। तो जाहिर सी बात है कि आपके जेब से चार्जेस, लेकिन एग्जैक्टली ये चार्जेस जो है वो एक्सचेंजेस के पास नहीं जाते, टर्नओवर के बेसिस पे जाते हैं और जो डिफरेंस है वो ब्रोकर्स को मिल जाता है। BSE पे ये चार्जेस डिफरेंस नहीं है, सिर्फ NSE पे ये टर्नओवर के बेसिस पे चार्ज जो है वो किया जाता है। तो इसके लिए कैश हो, FNO हो, ऑप्शंस हो, हर जगह जो है कमाई ब्रोकर्स की होती है। बात है, आप तो मैं देते हैं, अब ब्रोकर वहाँ क्या देता है वो टर्नओवर के ऊपर। लेकिन अगर समझो कोई ब्रोकर तो उसको सब पे हाईएस्ट देना पड़ेगा या उनको स्लैब के हिसाब से देना पड़ेगा? तो जो वाली स्लैब में हाईएस्ट कर लिया तो के हिसाब से देना स्लैब के हिसाब से देना। अगर आप हाईएस्ट नहीं देना, मतलब हाईएस्ट पे पहुंच भी गए हाँ तो भी आपको स्लैब वाइज इनकम टैक्स लगता है। हाँ राइट, तो स्लैब वाइज ही होता है सेम। तो अगर स्लैब में आपने कलेक्ट ज्यादा किया है, लेकिन अगर उस स्लैब में आप पहुंच गए हो जहाँ पे आपको मिनिमम देना है तो फिर आप मिनिमम दोगे, आप मैक्सिमम नहीं दोगे। तो आपने अगर मिनिमम दिया, मैक्सिमम कलेक्ट किया, तो बीच का डिफरेंस जो है सीधा सीधा फायदा। जैन साहब, ये जो कह रहे हैं वरुण सही कह रहे हैं?
देखिए इसमें अनिल जी ऐसा है, ये इंसेंटिव है, इसको आप ऐसे मत मानिए। मैं चूंकि मैं ब्रोकर हूं वैसा नहीं बोल रहा, इसकी टेक्निकल प्रोफेशन की किस भाव पे लगाओगे, आपको पता नहीं आपका इस महीना क्या टर्नओवर होने वाला, आप 12,000 करोड़ के या 15,000 करोड़ के स्लैब में रहेंगे और आपको पता नहीं है, तो बेस लेवल पे लगाना पड़ता है। ये इंक्रीमेंटल बेसिस पे, रेट्रो बेसिस पे भी नहीं है, तो आपका ठीक है, कहीं ना कहीं ये इंसेंटिव बेनिफिट मिलता है। ये ऑप्शंस में आजकल काफी, कैश मार्केट तो बहुत डिफिकल्ट है, इतना वॉल्यूम्स आजकल होते ही नहीं है, तो जो बड़े बड़े जो ब्रोकर्स है उनके ये फायदा पहुंचता है। और कमोडिटी एक्सचेंजेस में तो ये बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, इक्विटी एक्सचेंज में तो फिर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना कमोडिटी एक्सचेंज में पड़ता है। जो लोग जो डेस्क लेके बैठे हुए हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता था। हमें एमसीएक्स में ध्यान है या एनसीडीएक्स में ध्यान है कि कितना मतलब वो जो स्लैब बेनिफिट्स होते हैं, तो ये स्लैब बेनिफिट जो आप ऐसा नहीं है कि वो ब्रोकर्स कुछ गलत कर रहे हैं क्लाइंट्स के साथ, ये इंसेंटिव है जो एक्सचेंज दे रही, बिकॉज आपने इतना बड़ा वॉल्यूम किया है, तो जो बेसिकली जो बेस लेवल पे है। बट हाँ, कुछ लोग है कि एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग इस स्लैब बेनिफिट को कहीं ना कहीं पास ऑन भी करते हैं, जो बहुत बड़े क्लाइंट्स होते हैं। बट यस, इट हैपेंस विद द बिगर ब्रोकर्स। बात तो सही है। साल के अंत में कैसे पता चलेगा कि कितना टर्नओवर होगा? कम ले ले तो जेब से भरना पड़ेगा। अच्छा जैन साहब, ज्यादा ले ले तो वापस ऐसा रिटर्न करने का सिस्टम कुछ नहीं बना सकते? मुश्किल होगा ना, किस क्लाइंट को कितना दें, ऐसा टाइप्स? ये अब वो एक्चुअली इंक्रीमेंटल बेसिस पे अनिल जी, रेट्रो भी नहीं है, तो आपका क्या बेनिफिट होगा वो सारी चीजें थोड़ी, ठीक है ये एवरेजिंग निकाल के कुछ होता है, बट फिर भी ये अभी तक ये प्रथा बनी नहीं है, ये मतलब सालों से चलते आई है। आई थिंक दैट्स द साइज ऑफ द ब्रोकर। इस स्लैब की वजह से ब्रोकर्स है वो और बिगर बन जाते हैं, और हमारे जैसे ब्रोकर्स, हम लोगों ने स्लैब बेनिफिट को लेकर कमोडिटी एक्सचेंजेस में पास में काफी बार हम लोगों ने हमारी एसोसिएशंस के थ्रू भी बातचीत की है जो हो रही, लेकिन इसकी पीछे खासा एक्शन भी है जो प्रैक्टिकली कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, जैसा जैन साहब बोल रहे हैं, तो वो भी दिक्कत वाली बात है। कोई विशेष टिप्पणी है अंशु जी की या फिर सुमित जी की तरफ से? हमारे जी बंसल जी, आप तो ब्रोकर ही नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट, पहले सुमित जी को मौका मिलेगा। जी सुमित जी। अनिल जी, इसमें ऐसा है, वैसे ही आजकल ब्रोकिंग फर्म्स में मार्जिन रह नहीं गया, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर की वजह से पूरा मार्जिन चला जा चुका है। तो वॉल्यूम्स भी एक्चुअली आप देखोगे तो ब्रोकर्स के जो ब्रोकर है सिस्टम अभी चल चुका है। करेक्ट। तो ये नेग्लिजिबल है अनिल जी, मतलब कुछ काउंट करने जैसा नहीं है। ओके जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, ऐसा ये इंसेंटिव तो अनिल जी तभी तक है जब तक एक्सचेंज मांगता नहीं है। एक्सचेंज अनिल जी इस पर भी विचार कर रहा है कि ब्रोकर से इंसेंटिव ले ले, अनिल जी अभी विचार कर रहा है। और कहीं अनिल जी वरुण ने कहीं एक आध बार और शो कर दिया और आपने ब्रिजेश को भी बिठा दिया, तो 101% इंसेंटिव ब्रोकर से ले लेगा। वो पढ़ने का नहीं सुनता, उसको बोला पिज्जा खा ले तो पिज्जा खाने का सुन लेता है। आपने शो करा था, मतलब कि एनईसी की वो होली 2 दिन थी, उस पर अनिल जी कुछ नहीं सुना, लेकिन गारंटीड अनिल जी 1 या 2 बार आपने और शो करा, तो ये इंसेंटिव अनिल जी ब्रोकर से ले लेगा। इस पर वो विचार विमर्श कर रहा है कि इंसेंटिव ले लिया जाए अनिल जी। मैंने पूरा अनिल जी इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ा है इसको। ओह ओके, इंटरेस्टिंग। ये बात तो सही है, जहाँ फायदा हो वहाँ तो काम हो जाए। चलिए बढ़िया है, लेकिन जो डिटेल है मुझे लगा कि वो आपके सामने लानी चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ जो क्लियर कट है, बड़े ब्रोकर ऐसे हैं जो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कम ब्रोकरेज में ज़्यादा वॉल्यूम करते हैं, चाहे वो प्रॉप बुक में करें चाहे क्लाइंट में करें, और उस वॉल्यूम से उन्हें इंसेंटिव का ये जो बेनिफिट मिलता है वो उसके जो ब्रोकरेज की काफ़ी कुछ भरपाई वहाँ कर लेते हैं। ये हो रहा है, इंडस्ट्री हो रहा है, प्रैक्टिस है। अब इन दोनों में से जेन्युइन और जो आर्टिफिशियली वॉल्यूम बढ़ाकर फायदा लेने वाले ब्रोकर्स के बीच में इस तरह से बाइफर्केशन करके एक्सचेंज इसको लागू कर सकता है, क्वेश्चन मार्क है। ओके, आइए बढ़ते आगे। तैयार है 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी, उसके पहले से कतार में है सेठी साहब बिगुल के साथ। स्वागत। सर गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, पहले तो एक अपडेट है, स्टॉक्स ने तो टारगेट अचीव कर लिए, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एशियन पेंट्स, और एचपीसीएल तो 6% ऊपर है अभी, और आईओसी और इंडिगो भी अच्छा कर रहे हैं, ग्रीन में है।
तो पांचों पिक्स अच्छी थी आज सुबह की। और बाकी अनिल जी अभी 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने का। बताएं सर पहला स्टॉक। अनिल जी आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है रामकृष्ण फोर्जिंग्स, आरके फोर्ज, जो अभी 281 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये कंपनी फोर्जिंग कंपोनेंट्स बनाती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, फिर रेलवे वैगन्स, कोचेस के लिए और इंजीनियरिंग पार्ट्स भी बनाती है। दमदार लिस्ट है, टाटा मोटर्स, इंडियन रेलवेज, बीईएमएल, बीएचईएल, वोल्वो, इन सबको कैटर करती है। 40% से ज्यादा रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं और कंपनी का एक सीरियस फोरे है आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इन्होंने अपनी है उसमें 51% हिस्सेदारी खरीदी है और एक जेएमटी ऑटो नामक स्केलटी से इनको अप्रूवल अवेटेड है, तो वो भी जब कभी आता है दैट विल। और बाकी कंपोनेंट एक्सेल और मोटर शाफ्ट्स के लिए जानी जाती है और ऑर्डर्स भी मिलने लगे हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत ही बड़ा तगड़ा सेगमेंट होगा जो इस कंपनी को आगे अच्छी ग्रोथ देगा। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 19%, दिसंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 61 करोड़ का पैट था, 45 करोड़ के सामने पिछले साल का। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी 17 के मल्टीपल पे स्टॉक बहुत ही सस्ता लगता है। और एफआईएस डीआईएस भी बुलिश है, अराउंड 18-19% स्टेक ओन करते हैं। फिर कई रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। फिर एमआईटी भी 0.7 स्टेक ओन करता है। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 295 का टारगेट है, 275 का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस 295 का टारगेट, ये है राय खरीदारी की रामकृष्ण स्टॉक। इसने वो टीटागढ़ के साथ जेबी भी किया है ना, बिल्कुल व्हील सप्लाई का, बिल्कुल, और उस वजह से भी सुर्खियों में है और जैन साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है और बाकी हमारे एक्सपर्ट्स को भी पसंद आता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे, दूसरा स्टॉक भी जान ले, सिटी साहब से बताएं सर। अनिल जी आज का जो दूसरा स्टॉक है वो भी एक पसंदीदा स्टॉक है, टेक्नो इलेक्ट्रिक, जिसको मैंने कई लेवल्स पर रिकमेंड किया। अभी 325 के आसपास ट्रेड करता है ये स्टॉक। ये कंपनी भी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार में है, मेनली ईपीसी और ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फिल्टरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, फिर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन ये काम करती है, जहां पे काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है। एक जबरदस्त 5000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और रेगुलर स्मार्ट मीटर्स के लिए इनको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। फिर एक रिन्यूएबल एनर्जी का भी अच्छा खासा इनका कारोबार है, 130 मेगावाट्स की विंड पावर की कैपेसिटी है। फिर जिस कारण से ये स्टॉक मुझे काफी बार जिक्र करता हूँ, ये डेटा सेंटर के कारोबार में उतर, जुलाई में इनका 40 मेगावाट का चेन्नई में हो जाएगा और बाकी कंपनी की ऑलरेडी 250 मेगावाट तक डेटा के कारोबार में जाने की बाय 2030 और कंपनी ने 15,000 करोड़ का उस पर निवेश करने का प्लान किया है। एक अच्छा सेक्टर है जहां से अच्छे ग्रोथ आने वाले सालों में रहेगी इसमें। और प्लस रिन्यूएबल एनर्जी है इनके पास, तो ईएसजी कंप्लायंट इनके डेटा सेंटर है, तो उस हिसाब से भी अच्छा लगता। अपने डेटा सेंटर कारोबार के लिए एक फॉरेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर की भी तलाश कर रहे हैं। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, एफआईएस डीआईएस भी अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं, जिनमें कई प्रोमिनेंट एफआईएस है, डीआईएस है, कोटक है, एचडीएफसी, डीएसपी सब इसमें स्टेक ओन करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अभी हाल ही की गिरावट के बाद अब वापिस चलने को तैयार लग रहा है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, 345 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 315 का स्टॉप लॉस। 315 का यहाँ पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। धन्यवाद सेठी साहब, ये दोनों बेहतरीन पिक देने के लिए। आइए बढ़ते आगे, 2:30 बजे की स्ट्रेटजी से पहले एक बार हीरो या जियो कॉल हिमांशु जी की तरफ से तो हीरो जीरो का बिगुल तैयार करें, क्योंकि ये वाला कॉल बचा हुआ 1 ही घंटा, तो पहले उनका लेना जरूरी है। बिगुल ये बिगुल सबसे मधुर है एक्चुअली, उसके बाद जो ज़्यादा आता नहीं है, कभी कभार इसका सदुपयोग सुमित जी करते हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं। आज हिमांशु जी के लिए बजाय बताएं सर। अनिल जी बैंक निफ्टी में आज की एक्सपायरी की 39,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है। एक्चुअली पिछले 2-3 मिनटों में थोड़ा बढ़ अभी भी, लेकिन 125 रुपए के आसपास के लेवल यहाँ पर, और अगर कोई डिप मिलता है 100 ऐड करके चलेंगे, स्टॉप लॉस लगाना है। और मेरा मानना है कि यहाँ पर 200 और 240 बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह है। अभी क्या प्राइस क्या चल रही है सर? अभी अनिल जी अभी 133 रुपए हो गई है, 125 रुपए पर मैंने बोलना शुरू किया था, तो 125-115 मिलता है तो 110 से 125 की रेंज में धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर, अगर मौका मिले नीचे आए, और आ भी रहा है आजकल तो क्या दोनों तरफ का काम, इमीडिएट मूवमेंट आ रहा है, तो आराम से खरीदे, आराम से बेचें, शूट करें, फायर करें,
खरीदे और ऊपर में 200-240 के टारगेट। ओके, बैंक निफ्टी हीरो जीरो 39,200 की कॉल खरीदने की राय। आइए अब लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, वॉलेटाइल हमारे बाजार भी हो रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स भी हो रहे हैं, 50-50 पॉइंट्स की मूव सेकंड्स में हो रही है सर। अब 50 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर से 50 फ्यूचर्स आपको दिख, डाइवर्जेंट मूवमेंट दोनों में आ रहा है, और ऊपर है बट अनिल जी नीचे भी आए हैं, गेन्स हैं बट ऊपर से थोड़ा नीचे आए हैं यूरोप के बाजार, ये देखना जरूरी है। अदरवाइज एशिया तो आज कमजोरी था सर, हमारे बाजार जरूर रिकवरी के मूड में है। 250 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, क्या करना है? इतना तो बनता है यूरोप का आना, हम कितने वोलेटाइल सामने, ये तो कुछ भी नहीं, हम तो बहुत ज्यादा है। हाँ, सो खाली अपने ही क्यों ऊपर नीचे हो, सबका खाया पिया थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहिए। तो यूरोप का भी वही हाल है। रहा सवाल, ये देखिए मार्केट पूरे लेवल रेस्पेक्ट कर रहा है। 17,050 के ऊपर निकलने में पसीना आ रहा है, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। 17,050 हाई जरूर बनाया, लेकिन और 39,400 जो अपना पहला टारगेट, जहाँ पर नेक्स्ट जो 381 का हाई बनाया, वहां से 19 पॉइंट दूर से घुमाया बैंक निफ्टी, तो परफेक्ट लेवल के आसपास पहुंच के रुक भी रहे हैं, सपोर्ट भी सही जगह ले रहे हैं। अब देखो डाउ फ्यूचर सपोर्ट नहीं देंगे तो हमें कोई ऐसी बढ़ने की बाजी नहीं है। ठीक है ना, 50 पॉइंट डाउ फ्यूचर अगर नीचे है, 25 पॉइंट नीचे, आप सही चलेंगे। अगर बचे हुए समय में डाउ फ्यूचर्स थोड़े बढ़ गए, 39,400 से लेकर 29 जाने की कोशिश कर सकता है। 17,050 के ऊपर टिकने पर 17,100 ये लेवल बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो बचे हुए 16,900 है, जहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1.5 करोड़ पुट में दूर हो गया, अब तो वहाँ उसके नीचे जाने की तो संभावना है ही नहीं, अब तो खैर दूर भी। लेकिन उससे पहले 17,000 के पुट पर 75 लाख शेयर है और 17,000 के कॉल्स पर 1.25 करोड़ शेयर है, यानी कि कॉल राइटर ट्रैप हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर। तो इसलिए लग रहा है कि शायद क्लोजिंग बेसिस पे आप 17,000 को होल्ड कर लें। लेकिन फिलहाल जो डेटा दिख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 17,100 के ऊपर बंद होने का भी मूड नजर नहीं आ रहा है। 1 करोड़ 35 लाख शेयर वहां पर भी है, जो 17,100 की रेंज में ही बचे हुए समय में निफ्टी वक्त कोशिश करना चाहिए डेटा के लिहाज से। लेकिन 3 बजे तक 50 को पार करके टिकना को अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखानी है, तो नहीं तो फिर है वही इसी 100 पॉइंट की रेंज में एक दिन भर। अब आइए बैंक निफ्टी, 39,000 क्लोजिंग नहीं होगी, तो आज आप क्लोजिंग 39 नहीं देखेंगे, ये एकदम कंफर्ट है, कॉन्फिडेंस है। और ऊपर में 39,500 के ऊपर क्लोजिंग देखेंगे, इसकी भी संभावना थोड़ी कम है। तो ये आपकी रेंज और उसके बीचों बीच में 39,250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि एक जो बड़ा मूव आ सकता था बड़ी शॉर्ट कवरिंग का, वो डाउ के सपोर्ट नहीं होने की वजह से रुक गया, इसलिए आप अहम लेवल के नजदीक पहुंच तो गए, लेकिन वहां से वापस नीचे आ गए, और अब नीचे आने के तक होना है। अब इसमें एक ही चीज बदल सकती है, वो फ्यूचर्स। अगर डाउ फ्यूचर्स भी वॉलेटाइल हैं, 50-100 पॉइंट ऊपर हो गए तो आप हाई रेंज पे पहुंच जाएंगे, 17,100 और 39,500। अगर 101 पॉइंट नीचे हो गए तो आप 16,950 और 39,050 इसके आसपास पहुंचेंगे। ये सिंपल है, यही लेवल, इसके अलावा और कुछ नहीं। गॉट इट सर, ठीक है। वैसे लेवल्स अच्छे दिख रहे हैं सर, डेज हाई पर बाजार आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा मोमेंटम नॉनलेस बाजार में बना हुआ। एक दो और काउंटर्स हैं जिस पर थी, जहां पर मूवमेंट अभी कुछ मिनटों में एक्सपर्ट्स से ली जाए। बजिंग है, जो वो खबर हमने बताई थी कि गुड़गांव के प्रोजेक्ट के लिए 8,000 करोड़ की प्री बुकिंग हो चुकी है। ये स्टॉक देखिए डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है, 8,000 करोड़। सेल्स देखिए डिमांड तो है, तो रियल एस्टेट में माहौल बना हुआ है वेरी फ्रेंकली। और जब देखिए ये स्टॉक मार्केट ऊपर जाके जब नीचे आता है, तो मुझे लगता है कि काफी डाइवर्ट कैपेक्स अनाउंस किया, और जो ये बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज, हाईवेज और ये सब बन रहे हैं, हमारे जयपुर में गजब की एक तेजी आई हुई है इस इन सारे चीजों से, और राजस्थान में या दिल्ली में भी। मेरी राय यही रहेगी कि ज्यादा बुलिश इस पर्टिकुलर स्टॉक में पहले भी नहीं रहा और अभी भी नहीं हूं। इनफैक्ट सब कुछ बढ़िया है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक रियल एस्टेट स्टॉक्स। मुझे कोई भी स्टॉक नहीं दिख रहा, भले वो गोदरेज हो और मार्केट्स के वॉलेटिलिटी के साथ इनका ही रहता है, तो मैं देखा वो ले सकते हैं। आज की न्यूज की वजह से ऑलरेडी उछाल आया हुआ है, बट इट्स अ होल्ड, नॉट अ क्लियर कट बाय फ्रॉम माय साइड। ओके, तो ये है आपके लिए डीएलएफ पर राय। जैन साहब, आपके भी बहुत सारे क्लाइंट इक्विटी मार्केट से है, तो प्रॉपर्टी में ही पैसा लगाएं। इस बार फिर भी अनिल जी कम है, बट 2012-13 में बहुत खराब माहौल हुआ था। 2008 के बाद जो 2009-10 ये माहौल था, जब सारे जो हमारे वो लोग
HNI इन्वेस्टर्स थे या रिटेल, वो लोग रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं कैपेसिटीज के हिसाब से इन्वेस्ट करने लगे थे। फिर 2012-13 के बाद एक बहुत बड़ा लल आया और फिर डीमोन आ गया, फिर उसके बाद कोरोना आ गया, तो रियल एस्टेट वाज एक्चुअली बैडली अफेक्टेड। तो इस बार लोग थोड़े डरे हुए रहते हैं और इक्विटीज पे भरोसा इस बार थोड़ा ज्यादा है और कुछ नए लोग भी। बट देन जो समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अल्ट्रा एचएनआईज, वो लोग ने अपना एक पोर्टफोलियो बना रखा, एस्टेट में भी होना चाहिए तो गोल्ड में भी होना चाहिए। तो आपके देखिए गोल्ड भी इस समय काम आ गया, रियल एस्टेट आपके काम आता है, फिर इस तरीके से आपके इक्विटीज है। सो लेट्स सी, इस बार वो रियल एस्टेट शेयर पर राय आती हुई बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। सुमित जी फरमाए। अनिल जी, एक बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 232 रुपए, 232। स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड के अंदर ब्रेकआउट है, आ चुका है और नवंबर 22 के हाई लेवल्स पे स्टॉक अभी आ चुका है। पावर ग्रिड के मोमेंटम ऊपर का बनना चाहिए। इसमें 238 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 40 का टारगेट बनेगा। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट है 228 के पास है, तो 228 से पावर ग्रिड में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 238 और 242 के टारगेट्स। पावर ग्रिड में करें खरीदारी। एनटीपीसी के बाद दूसरा पावर स्टॉक जो आज आया है सुर्खियों में खरीदारी करने के से। सुर्खियों में एक खबर है जिसका जिक्र सुबह भी, इस पर ज्यादा डीप है आपके पास। घुमा फिरा के आशीष के पास ही ऐसी स्टोरी समझ में जा रहा, श्रिम्प हो, चिकन हो, एग वाली एग प्राइसेस हर दूसरे दिन एग प्राइसेस। आप ये सर बाय फोर्स है और सच में मैं तो शिकायत करने वाला था। कौन करता है आपके ऊपर? टीम प्रेशर बनाती, कोई करने के लिए तैयार नहीं है सर। अच्छा, सब कहते हैं आप ही करोगे? आप ही करोगे। चलो ठीक है, तो पूरी टीम तो फिर आप ही करो। मैं भी एक आदमी को ही संभालूं। तो आशीष आपको बताने जा रहे कि फ्राइड चिकन के शौकीनों के लिए क्या है खुशखबर और क्यों जुबिलेंट फूड इस कारोबार में बड़े पैमाने पर उतरने की तैयारी कर रहा है। आशीष बताएं डिटेल्स। सर देखिए, स्टॉक ने आज जानकारी देकर ये बताया था कि दुनिया भर में मशहूर फ्राइड चिकन के लिए पॉपॉयज है, इसकी चेन है। यहाँ देखिए तो पिछले साल इन्होंने कर दी थी, बेंगलुरु में खुला था। बहुत ही फेमस है ये ब्रांड में, देख रहा 4000 ग्लोबली इनके पास में देखें तो इसका विस्तार जो है जुबिलेंट फूड वर्क्स करने जा रहा है। काफी अच्छे टारगेट्स है, मान रहे कि 1 साल के अंदर प्राइस हो जाएगी। अग्रेसिवली विस्तार देख रहा था कि बेंगलुरु में हो या चेन्नई में हो, यहाँ पर इनकी प्रेजेंस ऑलरेडी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन देश भर में अगर आप देखें तो विस्तार करने जा रहे हैं। अब अच्छी खबर के बारे में आप तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन है इनके लिए एक अच्छी खबर, 1 साल पूरा हो जाएगा इंडिया में ऑपरेशंस करके पूरी तरीके से। तो इसके चलते एक एक्सक्लूसिव ऑफर ये लेकर आए कि जहां पर 18 से 19 मार्च को फ्री चिकन दिया जाएगा। तो जितने भी नॉन वेजिटेरियंस हैं इनके लिए अच्छी खबर है, फ्री में सर चिकन मिलेगा। मतलब कैसा वाला वो ऐसा बना हुआ? अच्छा, कोई घर में ऐसे चिकन कुत्ते बिल्ली पालते हैं? वैसे पालते हैं शहरों में नहीं, बट हाँ वैसे तो नहीं, वो तो खाने के बल लिए कि जो घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप बोलते हैं, वैसा नहीं, मतलब एज ए पेट नहीं। आई डोंट नो सर, नहीं शायद सुना नहीं ना। नहीं चिकन मैं तो आप लोगों से को अनुभव है ये कुछ जानवरों का कोई कुछ हैं चिकन पालते हुए नहीं सुना। नहीं अच्छा ओके, तो ये भी कहीं और बट यहाँ तो नहीं सुना। तो आप ये कह रहे हैं कि सबको ये फ्री में बांटेंगे? फ्री में बांटेंगे सर। किस तारीख को? 18 और 19 मार्च को। ओके, जैन साहब टिप्पणी आपकी जुबिलेंट फूड वर्क्स पर? अपन तो वैसे ही अनिल जी काफी दिनों से नेगेटिव हूँ मैं, मतलब ये सेल कॉल है, मेरे को ये वैल्यूएशन समझ में नहीं आते हैं। इतना बड़ा डिसरप्शन, इतना बड़ा मतलब आप मतलब कंपटीशन फियर्स, ठीक है ये ब्रांड्स बहुत बड़ी है, बट चिकन की जो आपने बोली अनिल जी, अगर मुर्गी पालते तो चिकन तो मुर्गी से आएगी ना अनिल जी। तो हो सकता है कि वो पल भी जाती होंगी, पता नहीं, बट इतनी नॉलेज नहीं है। बट मैंने जो आसाम में देखा, मुर्गी पलते हुए देखा मैंने, और मुर्गी की आवाज, मुर्गे की आवाज रोज तो रूरल एरिया में तो दिखती है। बट यस, मैं ऑन द स्टॉक पर्टिकुलरली आई एम नॉट बुलिश, आई एम बेरिश। बट KFC है और इसी सेगमेंट में ऐसा कंपटीशन, और प्लस जो अलग अलग अनऑर्गेनाइज सेगमेंट का जो कंपटीशन है, और फिर जो सेमी ऑर्गेनाइज्ड है, उन सब का कंपटीशन बहुत बड़ा रहेगा। लेकिन कुछ और डिटेल्स भी है आशीष के पास, जरा
आशीष बताएं। सर जैसे कि भारत में अगर आप जितनी भी ये फास्ट फूड वाली चेन्स आ रही हैं ये काम नहीं कर पाएंगे। आप देखिए मैकडोनल्ड्स के भी सिर्फ से कुछ एक्सक्लूसिव स्टोर है जहाँ पूरी तरीके से वेजिटेरियन मिलता है। अब ये पूरी तरीके से वेजिटेरियन नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा है जो आपको वेजिटेरियन भी देखने को मिलेगा। और सर एक इंटरेस्टिंग डेटा भी मुझे मालूम पड़ रहा है कि भारत में 70% लोग ऐसे हैं, 70% ऐसे हैं जो चिकन खाते हैं, जिसके चलते जुबिलेंट फूड वर्क्स को लग रहा है कि ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, हेडरूम अच्छा है, अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके 70% नॉन वेजिटेरियन। 70%। अच्छा, बड़ा संख्या है। आप अल्पमत में हैं, आपको पता ही। बिल्कुल सर, मुझे भी पता है। ओके, तो ये जुबिलेंट फूड जहाँ पर एक्शन भरपूर है। जरा इसके चार्ट्स देखिए जुबिलेंट फूड के और अपनी राय दीजिए। अनिल जी, जुबिलेंट फूड का अगर चार्ट देखें तो बीटन डाउन चार्ट है, चार्ट नेगेटिव है, नीचे में 415 400 एक अच्छा सब। तो ऐसा कुछ करने की इसका जो कॉम्पिटिटर है, जुबिलेंट फूड का जो कॉम्पिटिटर है वो अनिल जी भूल रहा हूँ, जो वो KFC का भी ब्रांड उसके अंडर आता है, तो वो क्या आ चुका है और उसमें वो नॉन फ्राइड और पता नहीं क्या क्या हेल्दी ऑयल और पता नहीं क्या वो अलग से उसको मार्केट कर रहे हैं। हालांकि मैं अनिल जी सेवन नहीं करता हूं इन चीजों का, तो बट उसका भी अनिल सुनिए, मैंने वो KFC के प्रोडक्ट की मैंने काफी तारीफ सुनी। तो ऐसा नहीं है कि जुबिलेंट लेके आ रहा है तो उसका कंपटीशन नहीं है फ्राइड के। फ्राइड जो होगा अनिल जी, अगर जुबिलेंट सोच रहा है कि चिकन लोग बहुत है मैन्युफैक्चर कर बड़े हेल्थ कॉन्शियस है, तो वो सफायर फूड वो है जो आपके लिए यम ब्रांड्स, KFC, टैको बेल, ये सारा जो है ये चलाता है सफायर फूड, ये कोर्स। ओके, लेकिन बंसल जी आपको चार्ट्स खोलने में, लेवल बताने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगा। कोई खास वजह आपको लगा होगा कि हो गया मैं कि नहीं? मैं विंडो में देखता रहता हूँ कौन आदमी ज़्यादा हो रहा है उधर ही सवाल पूछा, तो आपको ऐसा लगा था? बिल्कुल अनिल जी, मैंने सोचा था सुमित जी पे जाएंगे। अनिल जी मेरे पास तो बड़े बड़े पैटर्न्स के लिए आते हो आप, UBL, यूनाइटेड स्पिरिट्स अनिल जी, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होते हैं अनिल जी, जहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिखा जा रहा होता है, उसके लिए अमूमन आप आते नहीं अनिल जी। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, उस दिन आपने खुलासा किया था कि आप, और तो अनिल जी उसके बाद तो बंसल जी अनिल जी पूरे एहतियात बरतते हैं। अब तो अनिल जी शो के बाद भी अपने कैमरे पर तौलिया डाल करके जाते हैं, तो अनिल जी पूरा प्रिकॉशन रख रहे हैं बंसल जी। वो तो ट्रांसपेरेंट है जो तौलिया आप डालते हैं, आपको नहीं पता? हमारा कैमरा बहुत है। कुणाल जी ध्यान रखिएगा, आप पहले बता दे तो मत डालो, फर्क नहीं पड़ता। अब इसी बार में नहीं डाल के जाएंगे। अच्छा, वो नेशनल है नहीं कि सफायर? नहीं, सफायर। यम अच्छा सफायर, देवयानी का। हाँ, देवयानी की भी तो है ना ब्रांड, देवयानी की वो दूसरी। दोनों है जी, दोनों। अच्छा, देवयानी भी और सफायर तो बढ़िया दोनों है जी। ओके, देवयानी का पिज्जा हट है, पिज्जा हट भी है ना। चलिए, तो ये है पूरा का पूरा एक्शन जो जुबिलेंट फूड की फूड होता हुआ दिख रहा है। बढ़ते आगे। ओके, और सुमित जी भी जुबिलेंट फूड पर अपनी विशेष टिप्स, सुमित जी बता। स्टॉक विच इज गुड इन फूड। तो अनिल जी टैगलाइन दिया था तब से कंटिन्यूसली सेल ही देखने को मिल रहा है। 600 के लेवल कंटिन्यूसली गिरावट दिखा रहा है और 450 तक तो आ चुका है। अभी 400 का लेवल टूटेगा तो और गिरावट आएगी। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक ही है, पुल बैक बाउंस बैक में। ओके, इस पर रखिए नजर। सफायर फूड्स, देवयानी, वेस्ट लाइफ भी है जो मैकडॉनल्ड्स करता है, तो ये स्पेस है, कंपटीशन थोड़ा बढ़ रहा है, बढ़ते हुए दिखेगा। 250 पॉइंट ऊपर वाला बैंक निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है। वॉलेटाइल मूवमेंट बैंक निफ्टी में बनते हुए है और काफी नीचे भी आए इस समय रहे भाव। ऐसा गिरावट क्यों यहाँ आपको बताएंगे। इस मूव वहां पर एक अच्छी आ रही है। एक स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको BEML उनमें से एक, यहाँ पर भी एक बार रखनी है नजर। एक बार बंसल जी से BEML का चार्ट चेक लिया जाए। बंसल जी 6% ऊपर BEML ट्रेड देखें इसे। रेलवे स्टॉक्स में वापस मोमेंटम आ रहा है। कल रेलटेल की बात हो रही थी, आज BEML दिख रहा है सर।
पांचू आज ही इसके अंदर एक रिवर्सल देखने को 1425 से डिक्लाइन आया के अंदर 1160 तक के लेवल्स का, और आज देखें तो पिछले 5-6 दिनों के हाईज को इसने है। तो दीपांशु ऐसा कुछ चार्ट पर दिख नहीं रहा है कि नई खरीदारी करी जाए, इतना लेवल्स को 5 दिन गिरा है, तो जिनके पास है बने रहे। अगर है आप बने रहिए। मूव वहां पर दिख रहा है। बाय द वे बढ़ाए जो इनकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस है, इन्होंने इंट्रोडक्ट 150 के हुए थे, अब धीरे धीरे बढ़ बढ़कर 300 रुपए तक के इनके इंट्रोडक्ट। मतलब मिनिमम ऑर्डर आपको 300 रुपए का? नहीं, ये जोमेटो गोल्ड है। बेसिकली आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन होता है, उसमें फिर आपको बाकी ऑर्डर्स पे या स्पेशल सर्विस है वो सारी चीजें मिलती हैं, पर उन्होंने मेंबरशिप चार्ज दी है। है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, प्लेटिनम, कौन सा ले रखा है आपने? अनिल जी आजकल तो मंगाते नहीं है, तो फिर ये होती नहीं है ना। रेसेशन तो अमेरिका में है। ये तो बड़ा स्टेटमेंट दिया सुमित जी ने, ऐसे तो इनका धंधा फिर बंदी हो जाएगा। हाँ, ये तो फिर अगर सारे सुमित जी जैसे हो गए लोग तो मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब सर्विसेज सुधारने की जल्दी से जरूरत पड़ेगी। और इसमें सर तो अरमान भी हाईलाइट कर रहे हैं, पी कार्स में अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो चार्जेस और भी ज्यादा होते हैं। मतलब अगर आप ले रखिए फिर भी अगर आप ओला उबर हो गए ये भी वैसा। अच्छा जी अनिल जी बिल्कुल मैं सुमित जी मैं भी बिल्कुल यही सोचता हूँ कि जाके ले आऊं, बट अनिल जी मैं जाता नहीं हूँ। तब मुझे ध्यान आता है अनिल जी मेरी गाड़ी पानी से नहीं चलती है अनिल जी, पेट्रोल से चलती है, और पेट्रोल काफी महंगा है। तो मैं बट सुमित जी ने जो पॉइंट्स वो बहुत ज्यादा चाहते हैं लोग। तो आप कैलकुलेशन कर लो ना कि जो जितने दोनों में रेशियो बना लो आप अपना। जी जैन साहब। नहीं, मैं तो अभी सुमित जी के लिए मेरे को एक शायरी याद आ गई अनिल जी अचानक से, तो आपकी इजाजत हो तो बोलूं अनिल जी? रहने दीजिए, हम पका लें टोमेटो और टोमेटो, नहीं चाहिए हमें जोमेटो। क्या नहीं चाहिए हमें, नहीं अब हम घर में ही पका लेंगे या पोटेटो या नहीं चाहिए हमें जोमेटो। या घर पे बार जैन साहब ने अपनी शायरी और अंग्रेजी शब्दों का जो इस्तेमाल सफर बड़े के पाता है आपकी क्रेडिट। सुमित जी आप ये ऐसे इरशाद कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे? तो जैन साहब चुप, सुमित जी बोल रहे जाने दो। स्टेबल होने की कोशिश कर के नीचे आए और बैंक निफ्टी 39,000 के निर्णय में कामयाब है। थोड़ा सा हुआ है। 3 बजे का टाइम वो मतलब लेवल बताती है कि 3 बजे पे आप 17,000 के नीचे आ गए हैं और 3 बजे को 39,000 को होल्ड कर रहे हैं। आइए के लिए सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी एक है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 860। स्टॉक का कोरोमंडल के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। कोरोमंडल मेरे को लग रहा है कि यहाँ से नीचे का लेवल दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर वैसे भी पिछले 3-4 दिनों के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव ही देखने को मिला है। स्टॉक के अंदर यहाँ से और नीचे के लेवल देखने को मिलने चाहिए। तो जो रेजिस्टेंस है 180 रुपए का है, 880 के स्टॉप लॉस से कोरोमंडल नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 850 का इसका पहला टारगेट होगा। 850 का लेवल निकलने पे 840 रुपए तक के लेवल मंडल में देखेंगे तो 880 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करें 800 और 840। कोरोमंडल यहाँ पर है जी की राय। इस समय सुपरहिट कॉल आ रहा है आपके लिए, बिकवाली करके चलिए 840 के लिए। स्टॉक होल्ड आउट करते हुए नहीं दिख रहा है, बट एसआरएफ का एक बार काउंटर पुल अप करिए। यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम आपको दिख रहा है। साहब भी हैं हमारे साथ, उनसे भी एक बार राय ली जाए। वागले साहब जरा देखें सर एसआरएफ। दीपांशु कंसोलिडेशन में ही है, मेरा मानना है ऊपर में ये मूव फिजल आउट हो सकती है। 2340 के पार निकलेगा तो ही स्ट्रेंथ आएगी, तो एक 15, 20, 25 रुपए के लिए मैं लेना अवॉइड करूंगा। यह है आपके लिए एसआर। दोनों काउंटर्स हैं जो आपके रेडार पर रहने चाहिए। थोड़ा थोड़ा एक्शन ये दिखा रहे हैं।
देखिए एक थोड़ी देर पहले से रिकवरी आई थी, उसके बाद सुस्त हो गया, बार के लिए अच्छी मूव आई थी। डाबर में भी एक मूव दिख रही है, जरा इसका भी चार्ट देखा जाए। बंसल जी जरा डाबर देखें सर, बाकी भी एफएमसीजी आज मूवमेंट में है। नेस्ले के बारे में तो आज सुबह आपने और कुणाल जी ने रिकमेंडेशन भी दिए 10 की कमाई में। डाबर कैसा लगता है सर? दिवांशु, डाबर में भी एक तेजी देखने को मिली है, बट डाबर में ऊपर में एक हर्डल है 540 के अराउंड, एक हर्डल है 534 के अराउंड चल रहा है। तो जिन्होंने ले रखा है दिवांशु 538 के अराउंड प्रॉफिट बांधना चाहिए, और एक बार 540 के लेवल तोड़ के ऊपर में निकलेगा तब एक फ्रेश खरीदारी की राय होगी। तो 540 का इंतजार करें, तब फ्रेश खरीदारी करके चलें। गोदरेज कंज्यूमर मूवमेंट, कोई एफएमसीजी या कंजम्पशन रिलेटेड काउंटर जहां स्विच करना चाहिए? लग रहा है आज थोड़ा संभालने की भी कोशिश यहीं से आ रही है। देखिए ये करेक्टेड डाबर हो, ऑयल हो या नेस्ले हो, ज्यादा अच्छा लगता है सब में से। मेरे कई पैरामीटर्स पे काफी ऊपर आता है, कि इवन मैच हुए थे, इसलिए एक तो वापस से बाउंस दे रहे हैं, बट अगेन नॉट वेरी ज्यादा बुलिश नहीं हूं कि मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स मिले। जस्ट दैट फ्लाइट टू सेफ्टी वाली बात है कि और कुछ नहीं तो चलो पोजीशन यहाँ बना ले, मार्केट के साथ ये भी चल जाए, बट स्टिल वाली जो कंपनियां हैं उन पे ज्यादा बहुत जबरदस्त लेवल्स पे लग रहा है, टेक्निकली भी स्ट्रांग लग रहा है, डाउनसाइड रिस्क भी कम लगते हैं। उसके बाद किया था आईटीसी, अगेन ठीक लगता है, यहाँ बड़ा रहना पा चुका है, रेकमेंड किया भी है। सो इन स्टॉक्स पे भी ध्यान दिया जा सकता है। तो ये है, और कंजम्पशन से जुड़े काउंटर्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स एक और काउंटर मूव आ रही है। एक्चुअली ये स्टॉक लगातार होल्ड आउट, एक हफ्ते का अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स गिरावट वाले दिन भी हमने देखा यूनाइटेड आउट, और पिछले हफ्ते में अगर आप देखें तो इसमें बाकी बाजार इस पीरियड में और काफी शार्पली गिरा है, बट यूनाइटेड स्पिरिट्स अपनी गेन्स के साथ ही बना है। बंसल जी 775 पर कोई राय शॉर्ट टर्म के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पे सर? नहीं दीपांशु, शॉर्ट टर्म के लिए भी बढ़िया लग रहा है। तो पहले भी एक बार मैंने ऑन एयर बोला है कि व्हाट नेस्ले वाज एट अराउंड 5100 5200 इन 2014, यूनाइटेड स्पिरिट इज एट सेम एट अराउंड 750 लेवल्स। इसको 4-5 साल के लिए लेना चाहिए, बेहतर है इसमें सिप करें। लंबी अवधि का निवेश यूनाइटेड स्पिरिट्स में, जिसमें आज मूव आ रही है थ्रू द पीरियड, जब बात इस स्टॉक ने किया है आउट। स्टॉक मैक्स ब्रोकर भी आई थी 5 दिन का, जहां निफ्टी में आपको थर्मैक्स में आपको इनफैक्ट महीने में भी 10% की गेन ये आ चुका है। तो थर्मैक्स की मूव बढ़िया रही है। थर्मैक्स पर कोई राय रख, कैपिटल गुड्स भी अच्छे रहे, थर्मैक्स पर बाजार रिसेंटली काफी अच्छा रहा है। नहीं, जो प्रोमोटर्स की पेडिग्री है, जो कंपनी की हिस्ट्री है, एंड ओवरऑल बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, और मेरे हिसाब से देखिए रिजल्ट तो इसलिए डाउनसाइड रिस्क भी कम लगती है, और यहाँ से अपसाइड जाने का स्कोप लगता है, वो लेनी है। ओके, अगर ले तो होल्ड करें, और अगर एंट्री लेनी है तो डिक्लाइन का इंतजार करें। वैसे वही बात है जो कि बाकी बाजार आपको डिक्लाइन करते हुए दिखाए, बट इस स्टॉक में आपने मोमेंटम पॉजिटिव दिखा है, तो यहाँ पर रखेंगे नजर। आइए नजर है एक और खास चीज पर, और इस पर भी जैन साहब का जल्दी से भी इस पर बात करेंगे। बट एसआईपी खातों को बंद करने की तादाद बढ़ गई है, ये इंटरेस्टिंग अपडेट आ रहा है। आइए जरा पूछें एक बार कुशल से, यहाँ पर कुशल बताइए। जो एग्जिस्टिंग एसआईपी डिसकंटिन्यूटी आ रही है, या फिर उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया है, और ये जो अगर आप देखेंगे उसके कंपैरिजन में जिस तरह से नए एसआईपीज खुल रहे हैं वो रिलेटिवली कम खुल रहे हैं। इनफैक्ट एसआईपी कंटिन्यूड है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यू एसआईपीज ओपन, तो ये रेशियो दिख रहा है, और अब पॉइंट्स का रेशियो ये हो गया है। इसके फरवरी महीने में ये 0.59 था, और पिछले सालों का औसतन एसआईपी स्टॉपेज केवल 0.51 का था। तो 0.51 के साथ 0.68 का कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी बड़ा आपको जंप यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। यही नहीं तो 27 महीने की जो रिकॉर्ड ऊंचाई पर यहाँ पर एसआईपी स्टॉपेज रेशियो दर्ज हुआ है, ये तो एक बात है ही, साथ ही जो फरवरी महीने में 3 मंथ्स रोलिंग बेसिस पर 14.3 लाख से ज़्यादा एसआईपी अकाउंट्स बंद हुए हैं,
थोड़ा सा चिंता का विषय अभी बन रहा है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में आप देखिए प्रति महीने 13 लाख से भी ज़्यादा अधिक यहाँ पर SIP अकाउंट्स बंद होते हुए नजर आए हैं। अकाउंट्स का मैं आंकड़ा भी दे देता हूँ जो अकाउंट एडिशंस हुए हैं उसमें भी फरवरी महीने में 6.64 लाख यहाँ पर नए SIP खाते खुले हैं और में लगभग 8 लाख ये SIP अकाउंट्स थे। तो पिछले 5 महीनों का आंकड़ा तो मेरे सामने है, जहाँ पर लगातार आपको यहाँ पर फॉल आती हुई दिखी है। फरवरी महीने में पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा आपको सबसे कम यहाँ पर नए SIP अकाउंट एडिशन होते हुए दिखे हैं। तो SIP स्टॉपेज रेशियो बढ़ रहा है और साथ ही नए SIP के जो खाते हैं वो अभी भी कम हो रहे हैं, फरवरी महीने कम होते हुए दिखे हैं पिछले 5 महीनों में। तो सिचुएशन अभी तो अच्छी नहीं लग रही है। सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है अनिल जी। हर किसी की अलग अलग वजह हो सकती है, क्योंकि ये बाजार का भी थोड़ा कंसोलिडेशन का पीरियड चल रहा है। उस बीच में अगर ऐसी खबर है तो फिर कैसे समझना है इसे? तो ये कि पैसा नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। साल 1.5-2 साल में तो जिन लोगों ने SIP शुरू की ज़्यादा कुछ खास। कई बार क्या होता है कि जब SIP कम हो नहीं हो सकते हैं, या तो आपके पास पैसे कम हो गए इस वजह से आप बंद करें, या फिर अच्छा नहीं लगता इसलिए बंद करें। तो दूसरा वाला कारण ज़्यादा है, लोगों को लगता है कि मार्केट अच्छा नहीं है, पैसे नहीं बन रहे, क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं। साल 2 साल से ज़्यादा पेशेंस होता नहीं है, और एक तरह से वो कई बार एक ऐसा ट्रिगर देता है मार्केट के लिए कि जो कलेक्टिव सेंटीमेंट निचले स्तरों पर वहीं जाकर ठीक भी होने लगते हैं। ये वन ऑफ द फैक्टर्स होता है। वन ऑफ द फैक्टर्स होता है वो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आ जाए या 15 दिन बाद हो, और 15 दिन में मार्केट कितना हो जाता है वो एक अलग चीज़ है, बट वो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट दिखाता है कि कलेक्टिवली लोग मार्केट को लेकर पॉजिटिव या बुलिश नहीं है। दूसरी एक चीज़ और भी की वजह से अकाउंट या फिर नए कम आ रहे हैं, फिक्स इनकम में अच्छा पैसा बन रहा है। हाँ। अगर फिक्स इनकम में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, ब्याज दरें इंडिया में इस वक्त हाईएस्ट लेवल के आसपास है, थोड़ी बहुत और बढ़ जाएंगी, 0.5% अगर 1/4% सामने इनकम का रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। तो वो भी एक रीजन है कि लोग के थोड़ा इनकम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों कारण है दीप से जो इस वक्त कम है या नहीं है, और वो ये कि लोगों की कमाई कम हो जाना या छूट जाना जो है, जिनकी महीने की महीने जो सैलरी या इस तरह की कमाई आती है, वो लोग ज़्यादा, नो डाउट बिजनेसमैन भी करते हैं, प्रोफेशनल भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा सैलरी वाले SIP को प्रीफर करते हैं। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि जहां बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हों, लोग घर पे बैठे हों और उसकी वजह से उन्हें SIP बंद करनी पड़ रही हो, या फिर अपनी इंस्टॉलमेंट EMIs भरने में मुश्किल आ रही है। तीसरा कारण तो बड़ा नहीं है, तो फिर दूसरे जो 2 कारण हैं उनमें से जो बड़ा कारण है कि भाई पैसे नहीं बन रहे इसलिए पैसे नहीं लगा रहे हैं, ये ज़्यादा समझ में आता है। पैसे नहीं बन ये है मामला। ठीक है। ये बात पहले कि पिछली जो नए निवेशक आए कोविड के बाद इतने यूज्ड टू हो गए थे, किसी भी भाव पर खरीदो अच्छे रिटर्न्स आएंगे, इमीडिएट प्रॉफिट मिलेगा, नियर टर्म में रिटर्न्स आएंगे, कि वो पेशेंस की आदत अब थोड़ी कम हो गई। स्टॉक मार्केट को है ना समझने लगे कि क्या हो, एग्जैक्टली कम क्या हो, ज़्यादा क्यों, ज़्यादा डांट लगा देगा, या अप्रैल मई में जब अप्रेजल होगा उस समय देख लेगा। ऐसा नहीं होता है। इक्विटी मार्केट इतना अच्छा एम्प्लॉयर है नहीं कि जब आपको जरूरत हो और हमेशा रेगुलर तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से आपको देते रहे। तो मतलब ऐसा है कि जहाँ आपको की तरह पूजा करते रहो, रोज जपते रहो, जिस दिन प्रभु होंगे जरूर, लेकिन वो पहले भक्त में भक्ति कितनी है ना, कितने लंबे रहता है, रोज याद करता है कि, तो वो वाली चीज है। तो आपको मार्केट रूपी भगवान की भक्ति करते रहना पड़ता है, लंबे समय तक करना पड़ता है। आप सोचो उससे ज्यादा समय होता था ना पहले, फलाना ये था जिसने इतने सालों तक ये भगवान की तपस्या की, प्रभु तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ, पेशेंस सीधी ऑफ द गेम। ठीक है, जैन साहब कोई व्यू आपका सर? यस बिल्कुल, अनिल जी ने जो कहा बहुत अच्छी बात बोली। ये गुड EMI है। हम लोग SIP को टेक अ सिप ऑफ सिप और धीरे धीरे लेते जाइए, और इसको कभी बंद नहीं करना। इनफैक्ट कोरोना के दौरान भी बहुत लोगों ने बंद किया, उस टाइम पे अलग से हर वेबिनार में SIP बंद, उसके ऊपर मैंने मतलब राय दी भी, और अभी भी ये बोलूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स मिड के म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत लगा। अब नहीं, हम लोगों ने
में किया और सर्टेनली आगे आने वाले दिनों में पैसे भी, बट मिड कैप स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म कर, मार्केट तो खराब हो ही गया और मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो ये एक रीजन था। दूसरा जो अभी अनिल जी ने कहा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, वहां पे बहुत अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं। इवन सिटिंग ऑन अ नॉर्मल एफडी 8-9%, 7%, कोई भी अगर डेट इंस्ट्रूमेंट में जाते हैं तो एक्स्ट्रा अल्फा करने के लिए आप रिस्क क्यों लो, तो ये भी एक आ रहा है। फिर रियल एस्टेट की मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की, क्योंकि रियल एस्टेट इज ऑल्सो जो फंक्शन जो उसका रेंट है, रेंट ना कहीं एक कोरिलेशन है उसका, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एफडी का हुए थे एक अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे है, तो फ्लाइट टू सेफ्टी, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्ले कर रही है। बट अगेन मेरी राय यही रहेगी कि एसआईपी जिन्होंने स्टार्ट किया प्लीज बंद मत कीजिए। ये हो सकता है एक तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला इफेक्ट भी है, कम आ रहे हैं इसलिए ज्यादा जा रहे हैं और कम आ रहे हैं इसलिए भी रेशियो दिख रहा है, बट इट्स अ गुड ईएमआई, लोगों को बिल्कुल और मुझे इस तरीके का 5-10 साल बाद कंपाउंडिंग दिखेगी, तो पेशेंस रखना है, ये आप समझ लें। अगर आप हैं इमीडिएट रिटर्न्स, हर बार वैसे रिटर्न्स आए जो आपको 2020 की रिकवरी के बाद 1-1.5 साल के लिए करेक्शन कंसोलिडेशन भी आपको लेना पड़ेगा। में मोल्टेक पैकेजिंग, इनके लिए एक अपडेट आते हुए रहा है। ग्रासिम से इन्हें पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई का एक ऑर्डर मिलते हुए दिखा है, तो ये मोल्टेक पैकेजिंग के लिए अप्लाई आ रहा है। थोड़ा स्टॉक करें, पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई का कितना बड़ा ऑर्डर है ये देखना जरूरी रहेगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट है कि नहीं, बट मोल्टेक पैकेजिंग के लिए ये एक पर आ रहा है। आया पिरामिड वापस 700 का लेवल रिक्लेम करने की कोशिश है ये काउंटर। एक बार जरा वागले साहब से इसकी चार्ट पर राय ली जाए। वागले साहब क्या वैसे भी है इसकी कोई बाउंस बैक हो सकता है करंट, तो उससे ऊपर ज्यादा नहीं है तो मैं अवॉइड करूंगा। तो अवॉइड, बट एक बाउंस बैक भारी पिटाई के बाद थोड़ा मोमेंटम आज आपको दिख रहा है। पीवीआर लगातार दूसरे दिन मजबूत हो रहा है, को अपने रेडार पर रखिए। उन्होंने भी रखी थी एनालिस्ट के साथ, व्यू भी पॉजिटिव था। 2400 और 2500 के टारगेट जेफरीज और सीएलएसए की तरफ से आए थे। पीआर पर कुछ व्यू रखते हैं क्योंकि 25% माफ कीजिए 50% अपसाइड के आए हैं इस पर, जिसकी तरफ अगेन देखिए मेरा व्यू इस पे भी नेगेटिव बहुत ज्यादा स्टॉक पे नहीं रहता, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट की है, मतलब प्रोमोटर्स अच्छे हैं, बहुत बड़ा मर्जर हुआ, सब कुछ है, बट आज भी देखिए प्रॉफिट्स में नहीं है और ये पूरा एकदम मूवीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कई मूवीज आती है तो वो उस तरीके से ट्रेडिंग कर ले, तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक ट्रेडिंग का एक अच्छा सरोगेट है, इसलिए इतना बड़ा करेक्शन को मिला। अब करेक्शन है तो सर्टेनली एक आ सकता है, एक बाउंस आ जाए, दैट्स द रीजन कि ये बाउंस किया है, बट इस तरीके के नंबर आने वाले दिनों में मुझे कोई बहुत ज्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि डेट्स बहुत ज्यादा है, 5,500 करोड़ के डेट्स, पोटेंशियल बहुत है, फूड से मिलता है। आई एम नॉट वेरी गुड इन द सेगमेंट। तो ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से पीवीआर पर राय इस समय। आइए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत कैश का। काफी वॉलेटाइल रहा है आज बाजार, दोनों तरफ मिले आज सुबह, क्यों क्या है वो भी बताएं। जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। जी देखिए दीप, मॉर्निंग में तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, काफ़ी ओवरसोल्ड रीडिंग्स थे और हमने वहाँ पे जो 17,000 का कॉल ऑप्शन सलाह दी थी, मैंने टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। आई मीन पर भी दीप मुझे देखिए ये जो स्तर है निफ्टी में, ये जो लेवल है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दी अपसाइड 75 के मेरे टारगेट्स थे और 17,062 में हाई देखने मिला है स्पॉट में। अब मुझे 17,100 आज के लिए डिफिकल्ट ऑन द एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू, पोजिशनल पॉइंट 200 मुझे ऐसा लग रहा है दीप आ सकता है। सो स्ट्रैटेजी मेरी ये रहेगी कि आप 17,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन नेक्स्ट वीक लीजिए।
100 का कॉल ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो अभी 114 पर ये, तो इसको खरीदना है दीप, एंड सिंस ये क्लोजिंग तो इसमें एवरेज नहीं कहूँगा, तो 114 हुए। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 67 का होगा। इसे भी क्लोजिंग बेसिस पर ही रखना है, इसलिए क्लोजिंग बेसिस पर बता रहा हूँ बिकॉज वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है। सो मार्केट्स में दी बट वॉलेटाइल मार्केट में वो स्टॉप लॉसेस जो उनका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स जो दीप ऊपर में निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट इज 166 एंड सेकेंड टारगेट कम्स टू 190। रैली ये जो फॉल है डाउनवर्ड रैली है उसमें कम से कम डाउनवर्ड फॉल है, सॉरी उसमें बाउंस तक देखने मिल सकता है। 17200 इज डिसिसिव दीप, उसके ऊपर ही देखने मिलेगा बुकिंग या सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा निफ्टी। ओके जय की एक खरीदने हैं, अगले हफ्ते की एक्सपायरी 23 मार्च 114 पे मिलेगी आपको, 166 और 193 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप खरीदारी रख सकते हैं। इस बीच स्वामी रामदेव आते हुए दिख रहा है और वो कंपनी की तरफ से शेयर होल्डिंग कम करने के लिए फिलहाल 80 थोड़ी ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है। पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के मुताबिक उन्हें करीब 6% शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करनी है और उन्होंने कहा है अगले महीने एफपीओ लाने की तैयारी में है। जो हमने देखा है रिसेंटली गिरावट भी इसलिए ये नहीं लेकर आए, बट अब अगले महीने तक एफपीओ आने की तैयारी में है। ये आपके लिए बड़ी खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है पतंजलि और उनके कारोबार पर किसी तरह अभी उन्हें हिस्सेदारी कम करनी है प्रोमोटर्स की। वो अब तक दूसरे एफपीओ लाने के लिए, एक एफपीओ तो आपको पता ही पहले आ चुका है, दूसरा एफपीओ आना है और उसकी प्रोसेस अप्रैल में शुरू करेंगे। ये है पतंजलि का दिख रहा है भरोसा देने 3-20 की स्ट्रेटेजी। आइए लेते हैं। वॉलेटाइल पिक्चर है सर हमारे बाजार के लिए भी, डाउ फ्यूचर्स के लिए भी। 100 पॉइंट ऊपर था, फिर 100 पॉइंट नीचे हुआ, फिर 50 पॉइंट ऊपर हुआ, अब आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है, जो करके एकदम फ्लैट। यूरोप पॉजिटिव है बट डेज हाई से सिग्निफिकेंटली रिलीफ मूव आती हुई देखिए कल की गिरावट के बाद, अब वो भी थोड़ा ऊपर से नीचे आए, बट ओवरऑल अनिल जी फिर भी थोड़ा पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। यूरोप दिख रहे हैं, अमेरिका आज शाम जॉबलेस डेटा आने वाला है उनका, अगले हफ्ते की पॉलिसी पर है नजर। बताएं सर आज करके क्या जाना है? करके तो कुछ नहीं जाना। अच्छा आजकल तो ओवरनाइट तो मतलब ना, उस सवाल ये नहीं कि कल क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, रात भर का स्ट्रेस कौन लेगा। लोगों को नींद नहीं आती है डाउ देखकर, तेजी सोच के जाओ तो मंदी होती है, मंदी सोच के जाओ तेजी होती है, फिर सुबह कुछ और उल्टा ही दिखता है। कल रात को देखो तेजी करने वालों की हालत कितनी खराब थी और सुबह खुल गए ऊपर। वो बहुत ही मतलब अलग ही तरह के मार्केट है। सो 17,000 के आसपास आप बंद हो खरीद कर बैठे हैं तो आपकी या तो पोजीशन ऑप्शंस में होनी, रिस्क लिमिटेड रहे। आप कहने के लोग कह सकते हैं कि भाई ऑप्शन में भाई पैसे नहीं बनते, प्रीमियम बहुत लगती है, तो फिर नहीं बनते तो मत बनाओ, क्योंकि इस वक्त अगर आप ओवरनाइट पोजीशन रखोगे ओपन रख के, अगर कल को कोई भी चीज़ ऊंची नीची बड़े गैप से ऊपर नीचे खुल गया तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर उतनी रिस्क लेने की ताकत नहीं है तो फिर काम ना करें, बेहतर है। अगर फ्यूचर्स है 17,000 के आसपास आप बंद रहें, 16,800 का पुट ऑप्शन आप खरीद कर जाएं। शॉर्ट पोजीशन है तो शॉर्ट पोजीशन वालों को बहुत ज़्यादा चिंता तो नहीं होती कि हमें हेज करना चाहिए, फिर भी एज ए डिसिप्लिन अगर जरूरत से ज़्यादा शॉर्ट नीचे के लेवल की शॉर्ट है आपकी, अगर समझो आपने शॉर्ट ही 16,950 पे किया तो फिर आपको हेजिंग करनी चाहिए। अगर 17,200 पे आपने किया, 17,100 पे किया, नहीं शॉर्ट हेज करेंगे तो चलेगा, लेकिन 16,950 16,900 पे शॉर्ट किया तो फिर आपकी 17,100 या 17,200 की हेजिंग होनी ही चाहिए। हर एक को हेज करने की जरूरत नहीं है, और मैं हेज करने की बात इसलिए भी नहीं कहता कि बड़ा मुंह आ जाए तो कल हम सुबह बोल देंगे अरे भाई हमने तो बोला था हेज करो, लेकिन आपने किस लेवल पे शॉर्ट किया, अगर एडवर्स ट्रेड है आपका तो हेजिंग जरूरी होनी चाहिए। जिस लेवल पे आपने ट्रेड लिया उसके विपरीत जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने 17,300 पे निफ्टी ले रखा है, आप 17,000 पे बंद हो रहे हो, तो फिर आपको 16,800 या 16,900 का हेजिंग करना जरूरी है, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉस में हो। सो स्पेशली जो लोग लॉस में हैं उन्हें हेजिंग करनी ही चाहिए, ये क्रिस्टल क्लियर बात है। ये तो बात होगी निफ्टी की। बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर बंद होने की कोशिश कर रहा है, 39,150 जो अपना लेवल है उसके ऊपर बंद होने की कोशिश कर रहा है।
ठीक ठाक सी क्लोजिंग है, कोई बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं। अगर आपको हेजिंग करनी है या तो 39,000 या 38,800, दो में से जो आपको ठीक लगे उसका आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। शॉर्ट साइड पर वैसे हेजिंग करने की जरूरत नहीं, अगर आप 200-250 पॉइंट के रिस्क संभाल सकते हैं तो। अदरवाइज 39,500 का कॉल ऑप्शन आप हेज कर सकते हैं। नई पोजीशन बनाने की राय नहीं है, नई पोजीशंस नहीं बनानी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है सर, फेयर इनफ। तो ये आपके लिए अनिल जी की राय इस समय। और हेज है, बनाकर जाइए, बट किस लेवल पर क्या पोजीशन ली है उसके हिसाब से भी हेज बनाना ज़रूरी है। और अनिल जी, बात करते करते जो नीचे आ रहे थे बाजार वापस बाउंस हो गया है, 125 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी आया, तो शार्प वॉलेटिलिटी आज दिखी है। एक कॉल पर अपडेट लेना चाहूँगा। औरोबिंदो फार्मा, आज सुबह राकेश जी कुणाल जी की तरफ से चार्ट कॉर्नर पिक आई थी, ऊपर है सर करीब 475 के लेवल पर, फ्यूचर्स में 478 का लेवल है। कैरी फॉरवर्ड करना है इस ट्रेड को, क्या करें सर इसमें? कुणाल जी जरा बताएं। औरोबिंदो फार्मा देखिए, बिल्कुल कैरी करना चाहिए। यहाँ पर एक मेन रिवर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है दीपांशु, तो स्टॉक अपने एवरेज की ओर बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि 500 के लेवल्स भी स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। तो आज एक बिल करके जाइए, के लेवल्स इसमें आपको आते हुए दिख सकते हैं। साहब, मदरसन बात भी हो रही थी, 70 टारगेट्स दिए थे, उसके नीचे अब 60 किसी ने पोजीशन ली है, प्रॉफिट बुक करें, कैरी फॉरवर्ड करें, जाना है सर इसमें? दीपांशु, मेरा मानना है एक बार बुक कर लेना चाहिए, अच्छी खासी मूव मिली है। सेकेंडली 66 का जो लो है, स्विंग लो था कुछ महीनों पहले, वहीं से घुमा है। मैं ये स्ट्रेंथ है, बट ये लेवल बुक तो डेफिनेटली, लॉन्ग तो करने का सवाल नहीं है, बट शॉर्ट भी रहने का मतलब नहीं है। लॉन्ग करने का तो सवाल नहीं है, बट करने की नहीं है इस काउंटर में। सुमित जी, एशियन पेंट्स ऑलमोस्ट 2900 दिन की बढ़िया तेजी रही है, इसमें क्या करना है? पोजीशन कैरी करनी है या फिर यहाँ पर भी मुनाफा बुक कर ले? दीपांशु, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कैरी करें, जल्दी एशियन पेंट्स में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। तो पेंट्स आपको ऊपर की तरफ अच्छी मूव दिखा सकता है। टाइटन में भी अच्छी मूव आई है, HUL भी अच्छा रहा है, कंजम्पशन फोकस स्टॉक्स अच्छे रहे हैं। BPCL आज का स्टार आपके आप रखें, डाउन आया है। HDFC लाइफ बाय द वे 52 वीक लो पर ये काउंटर क्लोज हो रहा है। आइए फिर मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज के टॉप गेनर है। 3.5 की मूव आपको BPCL में दिखी है, बट HPCL और IOC इन दोनों में भी जबरदस्त रहा है। पेंट्स, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, इन सभी काउंटर्स में मूव देखी है। डाबर की भी अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ से अच्छा है। कल की गिरावट के बाद आज ऑटोज में भी बाउंस बैक था, बजाज ऑटो था, में SBI 1.5% ऊपर बैंकिंग पैक का टॉप गेनर था। बट आज है मेटल्स की भारी पिटाई वाला, के तीनों मेटल काउंटर्स थे। इंडसइंड बैंक की भी भारी पिटाई लगातार हो रही है, 2% नीचे, 40 का टारगेट आज आ गया, उसके भी नीचे ये काउंटर बंद हो रहा है। UPL, HCL टेक, विप्रो ये भी कमजोर थे। दिग्गज रिलायंस, यहाँ पर भी आपको प्रेशर दिखा है। ICICI बैंक में भी कमजोरी आती हुई दिखी, बट ओवरऑल बेसिस पर माइल्ड पॉजिटिव ही क्लोज। निफ्टी वायदा कारोबार की तरफ आई है। Z 10% ऊपर, जो इनका एक बकाया था बैंक का, वो इन्होंने चुका दिया है। ICICI प्रू मैनेजमेंट चेंज की खबर पर 3.5% ऊपर रहा। DF इनके प्रोजेक्ट में उन्होंने बढ़िया प्री सेल्स करी हैं, ये स्टॉक 5%। इसके साथ ही औरो फार्म बाद यहाँ पर एक बढ़िया और करके क्लोज हो रहा है। पेंट्स का यूनाइटेड स्पिरिट्स 3-4 दिनों से ये काफी पॉजिटिव है। इंडिया, सुबह हमने मैनेजमेंट से बात भी करी थी, अच्छी AU स्मॉल टोरेंट पावर, IGL और यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा है। संवर्धना मदरसन, जहाँ पर बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, सुमिटोमो धीरे धीरे करके अपनी थोड़ी हिस्सेदारी कम कर रहा है, वहां पर 10% का कट रहा। वीकनेस आपने NMDC में देखी, अथॉरिटी दिख रहा था। बिरला सॉफ्ट, हिंदुस्तान में आपने 11 BEML जबरदस्त उछाल, इसके साथ ही जोमैटो, ये भी काफी ट्रेंड पर तो ब्रेक लगा है सर, ये तो मानना पड़ेगा। और आज 17,000 के ऊपर प्रोविजनल क्लोज निफ्टी, फाइनल क्लोज कहाँ था? 39,200 के ऊपर, थोड़ा सा वहीं पे आसपास में आएगा। लेकिन चलिए
5 दिनों की गिरावट पर कम से कम बैंक ब्रेक तो लगाम लगाइए। 39,155 होने की तैयारी में। आइए, आज है गुरुवार और हर गुरुवार को वीकली एक्सपायरी खत्म होते ही अपना स्ट्रेस कम करने के लिए हमारे पूरे एक्सपर्ट्स का तैयारी करते हैं 4:30 बजे वाले शो को देखने की। और में आए पेपर पेन लेकर सब हो जाते हैं तैयार, क्योंकि लिखना भी ध्यान भी रखना पड़ता है कि स्टोरीज आज कौन सी है जो हमारी टीम ने चुनी है। बात दुनिया की। जापान में सुशी आतंकवाद खाने वाली कहानी। 8 करोड़ साल पुरानी शार्क ने कैसे चौंकाया दुनिया को। 50,000 साल से दबा वायरस कहां हो गया है जिंदा। महंगाई से लगा डर तो 16 साल से बना लिया घर। चीन में डॉगी समझकर 2 साल तक पलते रहे एक भालू का किस्सा। देखिए दुनिया भर की तमाम रोचक खबरों का पिटारा बात दुनिया की, आज शाम 4 पर जी बिजनेस पर। आतंकवाद उससे भी डर गया मैं। 8 करोड़ साल पुरानी 4 साल से आदमी गुफा में, भयंकर डरावनी। और अगर कुत्ता समझ के टॉमी किसी को पाले और वो भालू निकल जाए तो मतलब मार्केट वालों को नुकसान है। वो भी नहीं निकला, ऊपर से बेर निकला, बुल भी नहीं निकला। तो सबसे पहले डीप चेक करेंगे अपने क्रेमर को, डॉगी है ना, डॉगी है या भालू है। बताए किसको कोई स्टोरी अगर इनमें से पसंद आई हो तो जरा हाथ खड़ा करें। कौन सी वाली स्टोरी पसंद आई है? भालू भालू आपके घर पे भी है पेट? जैन साहब? नहीं। अच्छा अनिल जी, मैं तो आई हैव गॉट तीनों पोपटा, मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, जो जैन साहब को डराना हो तो अपने को पता है क्या करना है। ओके। वैसे दिखने में तो डॉगी है ना? नहीं, आई थिंक वो रिप्रेजेंटेटिव स्टोरी पहले पढ़ी थी अनिल जी। बड़ी ब्रीड होती है डॉग। बचपन में जब पपी स्टेज में होते हैं तो आप बता नहीं वो डॉग है या वो भालू है। अच्छा। तो वहां से उनका कंफ्यूजन हुआ और जब वो होगा ना अच्छा के बाद अगर वो डॉगी की तरह रहे तब तो ठीक। भालू की तरह करने लगे तो फिर मुश्किल है। जी कुणाल जी। अनिल जी ऐसा ही अनिल जी कुछ जा सकता है। अनिल जी बता पाते हैं कि ये बड़े होके भालू बनेंगे, लेकिन अनिल जी बाद में पता लगता है अनिल जी कि ये तो हाँ, बाद में पता चलता है। ये बात सही है। और बाद में आप कुछ कर भी नहीं सकते। इस भालू का आप भालू है तो भालू है, आपने डॉगी समझा था। चलिए, ढेर सारी आपके लिए स्टोरी। शाम आपको 4:30 बजे बात की नहीं। टिबेटियन भालू जितना उनका, बट वो होता है। अरे वाह। नहीं, ये डॉगी के भालू है, ये भालू माना गया है इसको। हाँ। वो लगता भालू जैसा ही है और भालू जितना साइज भी होता है उसका डॉग है, टिबेटन मैस्टिफ। बट खैर इधर तो उन्होंने इधर उल्टा है। हाँ, इधर वो भालू है लाइफ में। ओके। विज्ञापनों की दुनिया में झूठे दावों का बोलबाला बहुत है, मगर जब बात कंपनी की हो तो भी शर्माने लगे। काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि ASCI, इन्होंने अब ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर दिखाई है सख्ती। अगर कोई इस तरह के दावे करता है तो उसे विज्ञापन प्रमाण देने होंगे। ऐसा ही नहीं, ऐसा करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे पूरी बात। देखेंगे कैसे इंस्टीट्यूट फॉर छात्रों को अपने जाल में फंसाकर मोटी कमाई करते हैं। मुलाकात करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के एजुकेशन झूठ से लेस जी होंगी पूर्व महासचिव हरीश विजय साहब होंगे ब्रांड गुरु जाने, और नीतू सिंह होंगी डायरेक्टर KD कैंपस की। इन तीनों से करेंगे हम मुलाकात आज शाम 5:56 पर। आइए, देश के अलग अलग जबरदस्त घूम रहे हैं और पिछले 1 साल में लोगों ने बड़े बेफिक्र होकर आराम से घूमना फिरना शुरू कर दिया है। और अगर आपने भी वेकेशन प्लान किया या फिर करना चाहते तो आज हम आपकी प्लानिंग करेंगे पैसे के लिहाज से, और साथ ही बताएंगे कि आप टैक्स कर सकते हैं। LTA लीव टैक्स से आप टैक्स सकते हैं।
पर इसके कुछ नियम कायदे भी हैं जो आपको जानना जरूरी है। आज हम एलटी के हर एक प्रश्न का जवाब देने जा रहे हैं जो आपके आ सकते हैं। 6:30 बजे देखिएगा मनी गुरु, घूमो फिरो टैक्स बचाओ, ये हमारी आज की विशेष पेशकश है। वैद जैन साहब होंगे, सुमित सबरवाल साहब होंगे CEO टीम लीज के, और साथ ही वैद जैन साहब तो जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं, आप पहचानते हैं। रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री। क्या आप जानते हैं कि पानी की बोतल में टॉयलेट सीट से 40,000 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया हो सकता है। हम विस्तार से चर्चा की किस तरह से आप इन खतरनाक बैक्टीरिया से बच सकते हैं, तो देखिएगा ज़रूर। पानी की बोतल बैक्टीरिया की बस्ती, ये हमारी कवर बात। दूसरी कवर स्टोरी भी आपके बेहद काम की। अगर बुखार, बदन की शिकायत तो सावधान रहिए, क्योंकि H3N2 वायरस लोगों में तेजी से फैल रहा है। ये कौन सा वायरस है और इससे संक्रमित किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, ये इंडिया 360 दूसरी कवर स्टोरी हुई। नया वायरल जरा संभल कर। तो ये सारी स्टोरीज आपको आज शाम देखने को मिलेगी। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने दे दें। 17,000 से थोड़ा सा नीचे 13 अंकों की हल्की मजबूती के साथ 16,985 पर समाप्ति की है निफ्टी ने। हर इंशान में 78 पर बंद होता हुआ और बैंक निफ्टी 81 अंकों की तेजी के साथ। ये है आपके लिए सारे के सारे लेवल्स आज क्लोजिंग बेसिस पर। 30 अंक मजबूत नैस्डैक फ्यूचर्स हैं, 58 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है। तो हल्की फुल्की आपको वहां विदा लेने का वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, जैन साहब, जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज क्लोजिंग शो में साथ देने के लिए। कल है वीकेंड सेशन, थैंक गॉड टुमारो इज फ्राइडे। तो चलिए एक ही दिन और निकालना इस हफ्ते का, 2 दिनों की छुट्टी के लिए। तो चलिए कल सुबह आप सबसे मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।